ऑनलाइन बच्चे, आई एम अज्यूमिंग, ठीक है, कि आप लोगों ने एसबीआर पढ़ा हुआ है, अटेम्प्ट किया हुआ है, वट एवर। क्योंकि उसकी रीजन ये है कि जब आप समझिए, तो अभी मार्च की फाइल क्रिएट कर रहा हूँ ना, जब आप F8 पढ़ा करते थे तो उस वक्त शायद मैंने आप लोगों को बताया था कि F8 के लिए आपको कौन सा पेपर आना चाहिए। F3, F3, F7 की भी ऐसा जरूरत नहीं थी, ठीक है, हल्की फुल्की थी, वो एक प्लस पॉइंट है। लेकिन यहां पर आपके पास जरूरत है ही किसकी? एसबीआर की। एंड व्हेन आई एम सेइंग एसबीआर, इसका मतलब आई एम सेइंग F7 भी, F3 नहीं, F7 और एसबीआर दोनों चीजें आपके पास नजर आ रही, ठीक है। और उसके अलावा ट्रिपल एज आ रहे, अपना भी कुछ है। अच्छा, एक चीज ये कि इसको ना आप F8 का एडवांस तो बोलेंगे, है भी, लेकिन इट्स नॉट ओनली F8, इट्स F8 एसबीआर और थोड़ा सा इट्स सेल्फ ट्रिपल ए भी, ठीक है, कुछ अलग अलग चीजें। सबसे पहले जो है ना हम इसकी क्या कहते हैं, उसमें मैं कहूंगा यू नीड टू कंसीडर इट वंस अगेन के एसबीआर और ट्रिपल एस साथ साथ, आई वोंट रिकमेंड, बट यू नीड टू कंसीडर इट। खैर एनीवेज, इसके बारे में भी मैं आपको जो है ना आफ्टर द क्लास बता देता हूँ मेरा। जरा इधर पहले जरा इसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका पेपर स्ट्रक्चर और सिलेबस, कौन कौन से एरियाज आते ही हैं। 50 नंबर तो अभी हम ले ही आएंगे आज ही। कितने चाहिए? 50 तो ले ही आएंगे आज ही। नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि कौन कौन से एरियाज यहाँ पर है, और F8 की तरह कौन कौन से टॉपिक्स इसमें आते हैं, कौन से नहीं आते, ये तमाम चीजें। जैसे F8 में आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स आया करते थे, कितने नंबर के ऑलमोस्ट याद है? सब्सटेंटिव 20 नंबर तक के, यहाँ पर आपको बमुश्किल 6-8 नंबर के मिलेंगे। 6 नंबर, 10 नंबर, इस तरह कुछ। क्योंकि यहाँ पर गेम सब्सटेंटिव की नहीं है, सब्सटेंटिव से भी आगे की है। अब वो क्या चीज है, वो थोड़ा सा और चैलेंजिंग बन जाता है, ठीक है। अगेन, राइटिंग स्टाइल मैटर्स अ लॉट। जिस तरह F8 में था, यहाँ पर भी राइटिंग स्टाइल मैटर्स अ लॉट। पहले हम सिलेबस, सॉरी, पेपर स्ट्रक्चर, उसके बाद इसका सिलेबस पैटर्न, और फिर उसके बाद जो है ना हम इसको बता दें। और एक चीज, ट्रिपल ए के अंदर सुने, कुछ सवालात ऐसे हैं जो मोस्टली रिपीट होते हैं, लेकिन केसेस थोड़ी रिपीट होंगे। क्या रिपीट होंगे? स्टाइल ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। नंबर 1, देखिए ये है आपके पास ट्रिपल ए एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस। आपने सुना है मुश्किल है, F8 में भी सुना था ना, तो मैंने आप लोगों को क्या कहा था? हो जाएगा, हो गया था ना। इधर भी ये बोल रहा हूँ, हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है, पढ़ ले, दैट्स इट। और क्या है, और पढ़ना, और क्या है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये है, खवातीनो हजरात, आपके पास पेपर पैटर्न जो है। अच्छा, आप लोगों ने प्रोफेशनल के बाय द वे कौन कौन से पेपर्स अटेम्प्ट किए हुए? एसबीआर, एएफएम, कोई ना कोई तो अटेम्प्ट किया ही होगा ना। अगर आप लोगों ने एसबीआर अटेम्प्ट कर लिया तो मैं तो ये कह रहा हूँ आपने पूरा प्रोफेशनल मॉड्यूल ही अटेम्प्ट कर लिया होगा, क्योंकि वो इटसेल्फ जो है वो आपके पास अच्छा खासा लेंथी पेपर है। तो आपको ये तो पता है ना कि स्किल्स की तरह इसकी जो एग्जाम विंडो है वो सेम नहीं है। आपको क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जिबिट्स में मिलते हैं, और हर एग्जिबिट की अपनी अलग विंडो ओपन होती है, ऐसा ही है। एंड आई थिंक यू पीपल अवेयर ऑफ द फैक्ट अबाउट 20 मार्क्स के वो प्रोफेशनल स्किल्स, प्रोफेशनल मार्क्स, उसके बारे में पता है ना उसके बारे में भी। वो क्या चीज है? वो चीज है कि प्रोफेशनल मार्क्स का मतलब ये है। अच्छा, उस चीज उसकी यहाँ पर एप्लीकेशन क्या है, ट्रिपल ए पे क्या एप्लीकेशन है, वो मैं आपको ना आज नहीं, कुछ दिनों के बाद जब मुझे लगेगा कि भाई ये उस चीज के बारे में है, एंड दैट इज ये एक डॉक्यूमेंट है प्रोफेशनल स्किल्स का, राइट। ये एक डॉक्यूमेंट है प्रोफेशनल स्किल्स का। सुने, ये मेरा नहीं, ये डॉक्यूमेंट किसकी तरफ से है भाई? एसीजे की तरफ से। अब इस डॉक्यूमेंट की खास बात क्या है, इसने सबसे पहले आपको जनरल प्रोफेशनल स्किल्स बताए हुए हैं, उसके बाद ये बताया है कि ये चारों चीजें होती क्या है, समझ। उसके बाद जो है उसने ये बताया हुआ है कि ये आपके पास एएफएम में कैसे अप्लाई होता है, ट्रिपल ए में कैसे अप्लाई होता है, आगे चलेंगे तो एटीएक्स में कैसे अप्लाई होता है, यानी कि एसबीआर में, मतलब इंडिविजुअल पेपर वाइज। तो हमारे लिए जाहिर सी बात है क्या चीज रेलिवेंट होगी, ठीक है। तो आज मैं आपको प्रोफेशनल मार्क्स के बारे में बता दूंगा, ये नहीं बता सकता कि ट्रिपल ए में कैसे एग्जाम है। मैंने लास्ट सेशन की फाइल खोल के रखी हुई है,
क्योंकि हर एक सवाल में कौन से प्रोफेशनल मार्क्स कैसे टेस्ट होते हैं वो एएफएम में डिफरेंट होगा, एसबीआर में डिफरेंट है, सारे इसके अंदर डिफरेंट है। आई बात समझ में? तो इस डॉक्यूमेंट को मैं आपको दूंगा, अभी नहीं बाद में, सिर्फ ये आपको दिखाने के लिए था। सेकेंडली, अब हम आते हैं यहाँ पे पेपर पैटर्न में, वही पेपर फॉर्मेट है। एएफएम का क्या था? पहला सवाल 50, दूसरा 25-25, इधर भी सेम पेपर पैटर्न है, सही। अब उसके अंदर आते हैं प्रोफेशनल मार्क्स को तोड़ते हैं। सबसे पहले भाई आपके पास पेपर स्ट्रक्चर है, तो उसमें जो आपके पास सेक्शन ए है उसमें एक ही क्वेश्चन आएगा, और वो कितने मार्क्स का आएगा जी? 50 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और फिर क्या होंगे बेटा आपके पास? सेक्शन बी, उसमें कितने क्वेश्चन होंगे? 2, और एक क्वेश्चन डिफाइंड। ये हो गए 50, और ये हो गए आपके पास कितने? 100। अब ये साथ साथ, अच्छा बहुत सारी चीजें मैं ये चाहूंगा आप लोग साथ साथ इसको नोटिस भी करते रहे, पेपर पैटर्न खैर कुछ भी नहीं है। अब इसमें हम जरा पहले नंबर्स को स्प्लिट करते हैं कि इस 50 में से 50 नंबर टेक्निकल नहीं है, कितने नंबर होंगे? 40 नंबर टेक्निकल होंगे, और 10 नंबर प्रोफेशनल के रखे हुए। और ये जो 25-25 के दो हैं, इसमें 5-5 नंबर के, 5 यहां से 5 वहां से, ठीक है। इसके ऊपर अभी हम आते हैं, देखें। अच्छा, इन प्रोफेशनल स्किल्स के ऊपर अभी हम आते हैं, और पहले तो जरा इसको नोटिस करना तो कर लें, इसके बाद मैं पहले सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं, फिर प्रोफेशनल नंबर्स को भी डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। ये आपके पास सिंपल है पेपर स्ट्रक्चर। अच्छा, अब जो है यहां पर आपके पास, बल्कि पहले मैं आपको वो प्रोफेशनल नंबर ही बता देता हूं। देखिए आपके पास जो प्रोफेशनल मार्क्स हैं वो कोई अलग से टॉपिक नहीं है। प्रोफेशनल मार्क्स अलग से टॉपिक फिर कहां से आता है? उसी में क्या होता है आपके पास? इम्बेड। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक केस दिया है, और मैंने आपको बोला भाई ऑडिट रिस्क निकालो। क्या निकालो? थोड़ा बहुत तो याद है ना, फिर से ऑडिट रिस्क। और सपोज करो ये आंसर आएगा 6 लाइनों में, तो अज्यूम कर रहा हूं वैसे ही कि ये 4 नंबर की रिक्वायरमेंट है, और इसमें आधा नंबर प्रोफेशनल है फॉर एग्जाम्पल, तो वो इसके अंदर ही शामिल है। एंड व्हाट इज प्रोफेशनल नंबर? प्रोफेशनल नंबर क्या है? प्रेजेंटेशन के ट्रिपल ए में कोई भी आंसर बगैर हेडिंग के नहीं देना। इसके हेडिंग, यानी ईच एंड एवरीथिंग पहले आपने हेडिंग देनी है, और उन हेडिंग के नंबर्स हैं। बचपन की आपको पाकिस्तान स्टडीज याद आ रही होगी, हेडिंग डाल के, तो ये हेडिंग डाल डाल के आपने जो है ना वो अपने आंसर, इसके नंबर्स हैं, और ये उसमें लिखा हुआ है उस डॉक्यूमेंट में। खैर एनीवेज, आप कुछ कह रहे थे? अच्छा, अब प्रोफेशनल नंबर हेडिंग्स के साथ साथ आपने क्या कहा था अभी? पैराग्राफ्स में बुलेट पॉइंट्स नहीं, कितनी क्लैरिटी से आप अपने आंसर को प्रेजेंट, मैं तो सिंपल कहूंगा कि जो प्रोफेशनल नंबर है ना, दैट्स ऑल अबाउट क्लैरिटी ऑफ द आंसर, दैट्स ऑल अबाउट, चैलेंज भी करते हैं, वो तो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट कौन सी है, ठीक है। वो चारों को भी हम डिस्कस करते हैं कि इसमें चैलेंज क्या है। हर चीज आपने बिल्कुल क्लियर कट तरीके से लिखना है, फिर चाहे वो आपके पास चैलेंज हो, फिर चाहे वो आपके पास रिस्क हो, प्रोसीजर्स हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग मस्ट बी विद क्लैरिटी, ठीक है। एनीवेज, अभी काम ये करते हैं, मेरे साथ साथ जरा आइएगा। और यहाँ पर खवातीनो हजरत मैं लिख रहा हूं, क्या है आपके पास? प्रोफेशनल मार्क्स कितने हैं जी? प्रोफेशनल मार्क्स 20 है, ठीक है। 20% जो है वो आपके पास प्रोफेशनल मार्क्स हैं। और जो प्रोफेशनल मार्क्स हैं उसमें 1, 2, 3 और 4 स्किल्स आपके पास यूज होती है। मैं उन चारों के नाम लिख रहा हूं, उन चारों को हल्का फुल्का डिस्कस करेंगे। कोई उस डॉक्यूमेंट से अभी फिलहाल नहीं, वो जब वक्त आएगा मैं बता दूंगा। पहले तो जरा साथ साथ लिख लें, एक्सक्यूज मी, साथ साथ लिख लीजिए। और ट्रिपल ए पे, एक्सक्यूज मी, मेरी लास्ट टाइम में भी और उससे लास्ट में मोस्टली ये कि जो एग्जाम आंसर्स है ना, विल यूज टू टाइप, ठीक है। मतलब जो एग्जाम आंसर करेंगे वो क्या करेंगे? टाइप ही करेंगे। ये लास्ट टाइम भी मैंने कुछ ये किया था, ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, ज्यादातर उसको मैं टाइप करके ही करवा रहा हूँ सवाल ना, ताकि वो टाइपिंग प्रैक्टिस साथ साथ रहे आपकी। चले जी, अब आ जाए यहाँ पे, एक्सक्यूज मी, कम्युनिकेशन है आपके पास जी। साथ साथ लिखना शुरू करें, एक्सक्यूज मी, 4 आपके पास है। आज तो ज़ाहिर है कोई टाइपिंग का काम नहीं है। कम्युनिकेशन के साथ साथ है आपके पास ये स्केप्टिसिज्म एंड क्या?
ये कहाँ पे यूज होता है? थ्रू आउट द ऑडिट यूज होगा, है स्केप्टिसिज्म एंड जजमेंट। आपके पास एक और चीज आती है जिसको हम लोग कहते हैं एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। और एक आता है आपके पास कमर्शियल एक्यूमेन। ये जो आपके पास चार चीजें हैं ना, ये आपके पास वहां पे एम्बेडेड है। अब जरा ना हम थोड़ा सा सिंपल रहते हैं, और जितना आप चीजों को सिंपल रहते हुए इसमें लेकर चलेंगे ना, सीरियसली इट्स वेरी मच इजी। अभी मैं आपको अभी अभी ये बता दूंगा, अप्रोक्सीमेटली 30-35 नंबर कहाँ से आते हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, थोड़े से प्रोफेशनल मार्क्स मिला लो तो 40-45 अभी बन जाएंगे। लेकिन हर दफा चेंज क्या होता है? केस। डबल ए के अंदर एक सवाल आता था रिस्क का, कितने नंबर का आता था? रिस्क विद रिस्पॉन्स, 16 नंबर। रिस्क विद रिस्पॉन्स ऐसे था ना, इधर रिस्पॉन्स है ही नहीं, इधर सिर्फ रिस्क आएगा, वो भी 20 से 25 नंबर का। किसने का? क्वेश्चन नंबर 1 की पहली रिक्वायरमेंट या दूसरी रिक्वायरमेंट, 20 to 5 marks, ओनली द थिंग दैट इवेल्युएट द ऑडिट रिस्क या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सिर्फ रिस्क आ जाए, इसका रिस्पॉन्स भी। और रिस्क निकालना इतना आसान है, वही 4 स्टेप ऑर्डर जो कभी आपको F8 में पढ़ाए थे, लेकिन फर्क इतना है, वहां पर हमारे पास लेवल क्या था? F3 का। यहाँ पर क्या है? हाँ, अब थोड़ा सा इसमें और इन्होंने एडवांस क्या किया वो मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। अब देखें नंबर 1 ये क्या है, मैं थोड़ी सी बात करूं, इसके अंदर कुछ लिख नहीं रहा, क्योंकि इसका बेहतरीन किस्म का डॉक्यूमेंट जो है वो एसीसी ने खुद दिया हुआ है, वो मैं आपको जब टाइम टू टाइम प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले तरह है, व्हाट इज कम्युनिकेशन? क्या है कम्युनिकेशन स्किल्स में? ये कम्युनिकेशन आपको ट्रिपल ए के हर सवाल में नहीं मिलेगी। कितने सवाल है हमारे पास? 3। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 में आएगा। आएगा क्योंकि आपको एक ईमेल आती है, क्या है ये? और आपको ईमेल को रिस्पॉन्ड करना है। क्या करना है? जैसे मैंने लिखा टू उबैद फ्रॉम हारिस हनीफ, सब्जेक्ट ये, डेट ये और ये चीज, तो उबैद विल बी रिप्लाइंग टू हारिस हनीफ फ्रॉम उबैद और सब्जेक्ट और ये। तो ये जो आपका ईमेल का फॉर्मेट है ना, ईमेल का क्या है? उसके 4 नंबर। कितने नंबर है? 4 नंबर। और इंतहाई दर्जे का आसान, एक ही दफा बताना है, क्योंकि इसमें ब्रीफिंग नोट्स आएंगी। क्या आएंगी? कोई तीसरा फॉर्मेट है ही नहीं इसका, दूसरा, सॉरी, कोई दूसरा फॉर्मेट है ही नहीं, एक ही फॉर्मेट है। यानी कि हर क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो आंसर करना होगा, पहले तो मैं आपको एक छोटी सी चीज याद दिलाऊं, शायद मैंने आप लोगों को बहुत पहले कभी ना कभी बोली थी, क्योंकि मैं अक्सर क्लास में कहता हूं कि पेपर को पढ़ने से पहले ना अपना रोल जरा देख लेना, वो आ रही है। इस केस में आप कौन है? ऑडिटर। वही वही F8 वाला ऑडिटर, मैनेजमेंट। लेकिन ना ऑडिट फर्म में भी ना एक हायरार्की होती है। एक होता है जो प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है। क्या करता है? वो ऑडिट जूनियर है। आप इधर F8 वाले बच्चे नहीं हो, आप वो ट्रिपल ए वाले बच्चे। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम योर जूनियर, और मैंने ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई कर लिए हैं, ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई कर लिए। हु आर यू? नो, सुपरवाइजर। मैं सुपरवाइजर हूं या मैं जूनियर हूं? आप ऑडिट पार्टनर के जस्ट अंडर हो, उसको कहते हैं ऑडिट मैनेजर। क्या बोलेंगे? ऑडिट मैनेजर। एक तो पता ना, अभी फर्म की हायरार्की पूरी बताऊंगा आज। आज पूरे ट्रिपल ए को डिस्कस करना है कि है क्या चीज, उसी में काफी टाइम लगेगा। आप लोग इस पूरे पेपर में 90% ऑफ द टाइम ऑडिट मैनेजर हो, समटाइम्स EQR। वो क्या है वो भी बात करते हैं, सुनना पहले गौर से, क्योंकि कम्युनिकेशन से इसका ताल्लुक है। और मुफ्त के 4 नंबर है, मुफ्त के। एक दफा फॉर्मेट बताऊंगा, वो भी आज नहीं, जब मुझे लगेगा भाई आज फॉर्मेट बताने का, वो फॉर्मेट एक ही दफा आपने फिट बिठाना है। अच्छा है क्या इसमें? भाई ऑडिट फर्म की हायरार्की ना, जूनियर, सीनियर, सुपरवाइजर, मैनेजर, पार्टनर। आप ऑडिट पार्टनर नहीं हो, कौन हो? मैनेजर। तो आपको ऑडिट पार्टनर की तरफ से एक ईमेल आएगी, इसकी तरफ से, कि हमने ये नया क्लाइंट एक्सेप्ट किया है। क्या क्या? ये रिक्वायरमेंट्स आप मुझे करके दो। सो इन रिस्पॉन्स आप क्या लिखोगे? ईमेल का फॉर्मेट क्या लिखोगे? और बच्चों वाला फॉर्मेट है, जो टू फ्रॉम को रिवर्स करना है, डेट वही उठा के लिखनी है और खत्म। उसने लिखना है हेलो, आपने लिखना हाय, खत्म। हाय नहीं लिखना, कुछ और लिखेंगे। अब एक सिस्टम क्या है, इसकी बस चंद एक अल्फाज एक ही दफा याद करने के बताने के। कम्युनिकेशन सुने, कम्युनिकेशन के है 4 मार्क्स में, आगे लिख दो, अभी लिखिएगा मत। अब सवाल,
आप जो क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूं, 2 3 की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा हूं? क्वेश्चन नंबर 1 शुड बी एड्रेस्ड इन अ कम्युनिकेटिव टोन। मतलब जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, और आप बात किससे कर रहे हो? नहीं नहीं, सीनियर क्लाइंट से नहीं कर रहे, आप ऑडिट फर्म में ही हो। मैं हारिस समीत क्लाइंट हूँ, वो भाई ऑडिट पार्टनर है, उन्होंने आपको ईमेल करी, आप उनको रिप्लाई कर रहे हो। यानी कि आप अपनी ऑडिट फर्म में किसको रिस्पॉन्ड कर रहे हो? बात करने का तरीका होता है, छोटे से बात करेंगे कैसा है, बड़े से बात करेंगे कैसे है, इज दैट थिंग ना। तो ये जो अल्फाज की टोन है, दैट शुड बी कम्युनिकेटिव। क्या होनी चाहिए? जैसे आप लिखेंगे दिस इज अवर क्लाइंट। एक मिनट रुक जाए, अजान हो जाए, अजान की आवाज आ रही है, जस्ट अ मिनट। ऑनलाइन बच्चे जस्ट अ मिनट, जरा अजान की आवाज आ रही है। हम्म। अच्छा जी, देखिए व्हाट आई वाज सेइंग, मैंने आपसे कहा कि ये जो आपके पास कम्युनिकेशन है, एक्सक्यूज मी जरा सुनिएगा, आपके पास क्या है? कम्युनिकेशन। आपने रिस्पॉन्ड, एक्सक्यूज मी, आपने अपने आंसर का जो लहजा है वो किस टोन में रखना है बताइएगा? कम्युनिकेटिव टोन में। जैसे फॉर एग्जांपल यार, आप एक्चुअली में ना किसी से बात कर रहे हो, तो जब आप अपने पार्टनर को लिखोगे ना, तो पार्टनर ने ईमेल में लिखा होगा कि हमने एबीसी लिमिटेड का न्यू क्लाइंट एक्सेप्ट किया है। तो आप जब आपको अपना आंसर लिखोगे ना, तो आंसर में ये लिख देना, एक्सक्यूज मी, एक मिनट, क्या लिखा भाई है? हमारा न्यू क्लाइंट। यानी कि आप किसी से क्या कर रहे हैं, और वो किससे बात कर रहे हो आप? विद इन द फर्म बात कर रहे हो, ठीक है। हम यही बोले यार, वर्बली बात करते हुए बोलता सर मैडम ये हमारा नया क्लाइंट आया है, तो इसी को आपने कम्युनिकेटिव टोन में बात करना है। एनीवेज, तो कम्युनिकेशन आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में एग्जामिन नहीं होगी, सिर्फ कहाँ पे एग्जामिन होगी? 1। और वो भी क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेट, उसकी बॉडी, आंसर की, और हेडिंग के साथ। किसके साथ? हेडिंग्स के साथ। यस, नहीं नया क्लाइंट नहीं मिला, जरूरी नहीं नया क्लाइंट हो, एक्सक्यूज मी, वो पुराना भी हो सकता है, वो तो मैंने एक मिसाल दी थी। अच्छा अब देखिए, एक्सक्यूज मी, इसको हम जैसा देखते हैं यहाँ पे, देखिएगा, एक्सक्यूज मी, ये देखिए इधर। अच्छा, आप लोगों ने तो भाई एसबीआर या कोई एएफएम कोई पेपर दिया हुआ है ना, यस और नो? तो आप क्वेश्चन नंबर 1 देके डरोगे तो नहीं? 3 पेज का तो होता है, 4 पेज का, 5 पेज का। हो, कभी कभी हो सकता है, मुझे नहीं पता। देखें, जैसे ये देखो, एक मिनट बेटा, ये एक मिनट, ये मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये जो भी है कंपनी, ये एक सवाल यहाँ से शुरू हो रहा है। ये देखो, ये है, ये क्या लिखा हुआ है? टू। कौन है वो? आप हो? क्या है? फ्रॉम, ये जो भी है इसको छोड़ो, ये क्या है? और पार्टनर, ये। अब आप क्या लिखोगे? टू, ये जो भी है, फ्रॉम ऑडिट मैनेजर, अपना नाम नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट यही, डेट यही, इसने लिखा हेलो, आप ये लिखोगे, हाय नहीं लिखोगे, इसमें इंट्रोडक्शन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अच्छा, ये इसने लंबी चौड़ी दास्तान की है, आप भी वो लिखना, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे, ठीक है ना, वो बच्चों वाली चीज है। अच्छा एनीवेज, यहां पर आपने स्टार्टिंग लिखना है, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट विद योर आंसर। एक मिनट वेट करना, बाकी ये चीजें, एक मिनट, ये क्या लिखा है इधर देखिएगा? बिजनेस कितने नंबर है? ये कितने हैं टोटल? 26। 20 से 25 नंबर सिर्फ और सिर्फ किसका आता है? कोई भी क्वेश्चन नंबर 1 उठा लो, ठीक है, खैर उसको छोड़ो, जाने दो। अच्छा, अब ये सवाल आपके पास स्टार्ट हो रहा है, और ये चल रहा है, और चलते जा रहा है, नहीं एंड हो गया, 2 3 पेज शुक्र है। नहीं, अगर कोई बड़ा सवाल होगा तो 2 पेज की इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट दे देंगे,
एनालिटिकल प्रोसीजर्स के लिए। मैंने आपको सवाल सिर्फ इसलिए दिखाया था जस्ट टू पीपल यू नो कि आपके पास क्या चीज है, फॉर्मेटिंग। क्या चीज है? फॉर्मेटिंग। और इसके 4 नंबर है। एनीवेज आगे बढ़े। नंबर 2 आपके पास कौन सी स्किल्स है भाई? स्केप्टिसिज्म। ठीक है, शकी मिजाज, स्केप्टिसिज्म, ये तो थ्रू आउट द ऑडिट मेंटेन रखना है। और ये क्या है? जजमेंट क्या है? जजमेंट का मतलब होता है, सिंपल लैंग्वेज में बताओ, जजमेंट का मतलब होता है कोई काम को फैसला करने से पहले जजमेंट करना। मिसाल ऑडिट के कंटेक्स्ट में 4 आपके पास ट्रांजैक्शन रखी है, एक ट्रांजैक्शन को 10-10 मिनट में चेक करोगे या आधे आधे घंटे में, कितने प्रोसीजर लगाओगे? जजमेंट। कितना टाइम लगाओगे? जजमेंट। कितनी टीम है? जजमेंट। कितना सैंपल लेना है? ये सारी मतलब थ्रू आउट द ऑडिट ये इस्तेमाल होगी। मैंने क्या लफ्ज इस्तेमाल की, कहा इस्तेमाल होगी? थ्रू आउट द ऑडिट। ये क्या है? व्हाट इज एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन? इधर व्हाट इज एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन? एनालिसिस का मतलब क्या होता है? चीजों को देख के गौर फिक्र करना, एनालाइज करना। हाँ, और इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? अगर मैं आपको डिटेल सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, इवैल्यूएशन क्या चीज है? इवैल्यूएशन का मतलब ये है, आप आंसर में क्या लिखोगे जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। इवैल्यूएशन में आप लिखते हो होना क्या चाहिए और हुआ क्या। ये हो गई आधी बात, पूरी बात नहीं हुई। मैं इवैल्यूएशन का मतलब क्या बोला मैंने? व्हाट शुड हैव बीन एंड व्हाट इज, व्हाट हैपेंड, और तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? इम्पैक्ट। जो हुआ है उसका, जो हुआ उसका इम्पैक्ट। और वो यकीन है वो बुरा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि सवाल रिस्क का ही आता है। क्या आता है? रिस्क का। होना क्या चाहिए, हुआ क्या, और जो हुआ है उसका इम्पैक्ट। इसको बहुत अच्छे और डिटेल वे में आप लिखोगे, दैट विल बिकम व्हाट। और ये सिर्फ ऑडिट में नहीं, हमारे पास ऑडिट में सिर्फ ऑडिट नहीं है, कुछ और चीजें भी हैं, बताता हूं मैं वो क्या है अभी थोड़ी देर में। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाते हैं भाई, ये क्या लिखा है? ये क्या? कारोबारी बन के सोचना, बिजनेस माइंडसेट। अब सर, ऑडिट में बिजनेस माइंडसेट कहाँ पे इस्तेमाल होता है? सर, ये जो स्किल है ना, ये आपके पूरे कोर्स में 2 जगह पर इस्तेमाल होगी, 2 से 3 जगह पर इस्तेमाल होगी। एक काम करता हूँ, दूसरा तो अभी आपको पता नहीं है, एक नॉर्मल सी बात। आपको याद है F8 में धुंधला धुंधला सा कुछ याद है? आपने एक टॉपिक पढ़ा था, टेंडर प्रोसेस। नया क्लाइंट आपको एजीएम आता है, क्या नए क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले कुछ फैक्टर देखते हैं? आप कौन हो? ऑडिट फर्म। मैं आपका न्यू क्लाइंट, क्या मेरा ऑडिट एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे? सर, आपका भी हक बनता है, ऑडिट इज अ प्रॉफिटेबल एक्टिविटी। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या चीज है? एक मैं क्लाइंट हूं, मेरी 50 लाख फीस है, एक दूसरा क्लाइंट है, उसकी 80 लाख फीस है। आपके पास टाइम नहीं है किसी एक को सिलेक्ट करना है, किसको सिलेक्ट करोगे? 80 लाख वाले को। क्यों? पैसे ज्यादा है भाई। ऑडिट फर्म इज अ प्रॉफिटेबल एक्टिविटी। तो ये भी क्या है? कमर्शियल एक्यूमेन, यानी कि इन सिंपल वर्ड्स कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कारोबारी बन के सोचना। और भी ये 2-3 जगह पे आता है, जैसे ड्यू डिलीजेंस में आता है। ड्यू डिलीजेंस आपको क्या है अभी फिलहाल आपको नहीं पता। बिजनेस रिस्क में आता है, शायद मैंने आपको अभी एक सवाल दिखाया था, उसमें था ये क्या लिखा है जरा देखना। इवेल्युएट द व्हाट, सिग्निफिकेंट को छोड़िए, क्या लिखा हुआ है? इधर आपकी कमर्शियल एक्यूमेन इस्तेमाल होगी। इत्तेफाक से ही आ गया। अब ये होता क्या, छोड़े तो हमारा टॉपिक है, इसके ऊपर बात नहीं करनी अभी। तो सर, आपके पास कितने प्रोफेशनल नंबर है भाई? 20। अब इस प्रोफेशनल नंबर की वो देख लें मार्किंग्स। मार्किंग कैसे है? नोट करके जरा लिखिएगा। आपको पता है ना गेम किसकी चलती है? गेम नोटों की चल रही है सब जगह पे भाई। इधर आ जाए भाई, नोट करके क्वेश्चन नंबर 1 में। बेटा, इधर क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास कितने मार्क्स हैं? एक्सक्यूज मी, बेटा कितने मार्क्स है? 50। 50 में से 40 के टेक्निकल नंबर। और उसमें से भी बेटा 2 टॉपिक्स हैं जिसमें से 30 नंबर बन जाएंगे। 30 से 35, बाकी ये आपको पता है, अभी मैं बताता हूं आपको। एक रिस्क, एक प्रोसीजर्स का है। 20-25 नंबर का रिस्क आएगा, 5 से 10 नंबर के सब्सटेंटिव आएंगे। इसी में आपके कितने नंबर बन जाएंगे? 30 से 35 इसके अंदर। बाकी छोटा सा एथिक्स है। ये आप एथिक्स, अच्छा एथिक्स याद आ रहा है? एथिक्स याद आ रहा है? एथिक्स सेम एज इट इज है। कहाँ कहाँ पढ़ा था? सर, कहाँ कहाँ नहीं पढ़ा। हाँ, अप्लाई कहाँ हुआ है? कहीं भी नहीं। सर, ये ज्यादा पढ़ाने का भी नुकसान ही आ जाता है ना। अच्छा, एथिक्स जो है ना, वो आपके पास F8 की तरह इसमें भी आता है।
इन एवरी टाइम आई कैन से मोर और लेस ऑन एवरेज 5-7 नंबर का एथिक्स आ रहा होगा. रिस्क, प्रोसीजर्स, एथिक्स, अराउंड वुड बिकम 40 नंबर. है ना समझ में? अराउंड. और 10 नंबर भाई आपके पास किसके हैं? अब इसको तोड़ते हैं 10 प्रोफेशनल नंबर को. इसमें से जो 4 नंबर है वो बेटा किस चीज के? कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन सिर्फ कहां पर आएगा? सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1. सही. अच्छा, और बाकी जो आपके पास कितने नंबर इसके बने प्रोफेशनल के भाई? बस ये अदर्स लिख दिए. आपको पता है स्केप्टिसिज्म, एनालिसिस और क्या था वो, कमर्शियल एक्यूमेन. सही है. एक्सक्यूज मी, थोड़ा बहुत इसमें 15. अच्छा, मैं यही सजेस्ट करूंगा, हम पढ़ेंगे भी क्वेश्चन नंबर 1 से ही पहला. सजेस्ट भी आपको मैं यही करूंगा कि जब आप एग्जाम में जाए पहला अटेम्प्ट भी क्या करना है, मुझे मोबाइल अटेम्प्ट करो, क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट भी पहले से पता, यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड. और मोस्टली आपके पास कंपनी का सवाल आएगा या तो सिंगल का, या सिंगल एंटिटी, या फिर कंसोलिडेशन, कंसोलिडेटेड एंटिटी. सही है. अच्छा भाई, ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 1. अच्छा, अब आ जाए खवातीनो हजरात, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3. इसमें आपके पास कितने नंबर आएंगे भाई? 5 मार्क्स उसके किसके? और इसमें भी कितने हैं भाई? 5 प्रोफेशनल मार्क्स. और उन 5 में क्या क्या है? एनालिसिस, एक्सेप्ट फॉर कम्युनिकेशन. ठीक है. यानी कि जो 5-5 है वो अदर 3 है. ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है. ये मैंने आपको बता दिया. अब आप जिस भी फॉर्मेट में लिखना चाहो लिख लो. ठीक है. हाँ. 40 मार्क्स पर टेक्निकल के बाद आपने क्या बताया था उसमें एथिक्स साइड और के लिए। वो मैं आगे लिखा रहा हूँ सब. वो भी पूरा लिख रहे हैं भाई. क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में कौन कौन से प्रोफेशनल नंबर है कम्युनिकेशन के अलावा? तीनों आ जाएगा. वो पता नहीं भाई कौन सा टेस्ट होगा, या वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है. नहीं, ये डिफाइंड है. ये डिफाइंड है. अब लेट से क्वेश्चन नंबर 3 में एक टॉपिक आता है. अब मैं आपको ऑडिट रिपोर्ट का, क्या आ गया? ऑडिट रिपोर्ट. अच्छा, ऑडिट रिपोर्ट का भी सवाल यहाँ पर आता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली. और यहाँ पर सवाल किस नोयत का मैं बताता हूँ. सपोज करो क्वेश्चन 3 ऑडिट रिपोर्ट का आ गया, और ये आपके पास जितने भी नंबर है उसके में 5 नंबर क्या होंगे? That's it. अब वो सिर्फ क्या नहीं होगा, बाकी 3 होंगे. बताने की जरूरत नहीं है, कि दफा उन्होंने बता दिया कि मैं इस तरीके से टेस्टिंग है. इज इट डन? पहले तो आपके पास ये हो गया. अब आ जाए जी आपके पास, ये आपका सिलेबस है. बेटा एक्सक्यूज मी, ये आपका सिलेबस है. एक नजर जरा आप अपने सिलेबस को लिखेंगे. और चैप्टर्स नहीं है ये, क्या है? सेक्शंस हैं, जैसे मेन सेक्शंस होते हैं. सही है. हर एक के अंदर अलग अलग चैप्टर्स होंगे. एक काम करें, एक्सक्यूज मी, पहले सिलेबस कॉपी करें जल्दी से. ये ट्रिपल ए का आपके पास सिलेबस है. ऑनलाइन फिजिकल सारे बच्चे प्लीज इसको जरा कॉपी कीजिएगा. एक एक आध दिन हम मैनुअल काम करेंगे, बाकी मोस्टली जो मैं आंसर टाइप ही कर रहा था उसमें.
जी, आई थिंक यू पीपल हैव रिटन दिस योर सिलेबस। सबसे पहला पॉइंट, कितने टोटल सेक्शंस है ए से लेके, नहीं नहीं आई तक नहीं, ए से लेके जी तक ना, बल्कि जी भी नहीं, एफ तक, क्योंकि एक चीज है आपके पास, ये क्या लिखा हुआ है, ये करंट इशू कब करंट देता है, कभी भी, पेपर के लास्ट हफ्ते तक भी हो सकता है। इस वक्त तो कोई करंट इशू नहीं होगा, हमारा पेपर कब है, हो सकता है फरवरी के लास्ट हफ्ते में आ जाए करंट इशू, है ना, तो वो तो कोई पता नहीं है ना, वो तो आपने एसबीआई में पढ़ा है ना करंट इशू, वो हमेशा तो वो नहीं होते, जब होते हैं तो होते हैं। खैर आप इसको सिलेबस कैसे समझे। और एक ये प्रोफेशनल स्किल्स है जो मैंने बता दी है, और ये क्या है, ये कोई टॉपिक नहीं है भाई, ये वो है, एग्जाम विंडो कैसे चलती है, कहाँ से कॉपी कहाँ से पेस्ट और ये तमाम चीजें। भाई असल चीज जो है ना वो ये है डिस्कस करने की, सबसे पहले सिलेबस को प्लीज समझेगा। एक्सक्यूज मी, आपने कितनी चीजें ऑलरेडी इसमें पढ़ी हुई हैं। नंबर वन, एक्सक्यूज मी, ये क्या है, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। इसके अंदर क्या है मैं आपको बताऊं, इसके अंदर एक टॉपिक है, वो आपने पढ़ा था, वो आइजा 250 लॉज एंड रेगुलेशंस का, कौन सा, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट के कानूनी किस चीजें। और इसमें एक टॉपिक है मनी लॉन्ड्रिंग। क्या टॉपिक है, मनी लॉन्ड्रिंग। वो क्या होता है, काले पैसे को सफेद पैसे में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब सुने, दिस इज द टॉपिक विच इज एग्जामिन, कभी कभी एग्जामिन, कभी कभी, नॉट फ्रीक्वेंटली। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एथिक्स, बल्कि सॉरी, एथिक्स और प्रैक्टिस मैनेजमेंट को एक ही समझे। एथिक्स क्या है, वही सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। प्रैक्टिस मैनेजमेंट में क्या है, प्रैक्टिस मैनेजमेंट में वो चीजें आती हैं, टेंडर आपने इशू किया है, बहुत सारे ऑडिट फर्म्स आती हैं, फिर आपने इवेल्युएट करना है फैक्टर्स बिफोर सिलेक्शन, और एईएल कुछ याद आ रहा है, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, वो ये प्रैक्टिस मैनेजमेंट दरअसल कहलाती है। F8 में तो मैंने एक ही हैंडआउट बनाकर दे दिया था, इसमें भी एक ही हैंडआउट वही वाला यूज होता है। अब सुने, सेम एज इट इज है, सेम एज इट इज, किसकी तरह, की तरह, इक्का दुक्का छोटी सी चीज है, बल्कि वो भी जहां तक मुझे याद है मैं एफ में पढ़ा देता हूँ। एडवर्टीजमेंट के रूल्स कभी मैंने आपको पढ़ाए थे कि दो पार्टनर, वो 50% पार्टनर्स होने चाहिए, वो दरअसल F8 में था ही नहीं, वो तो मैं एक पेज था, मैंने कहा करा दो ऐसे, वो यहाँ पर है, उसके ऊपर तो सवाल भी है। ठीक है, वहां पर होता नहीं, मैं खुद करा देता हूँ उसको। हाँ हाँ, वो वही हैंडआउट यूज हो, अब हैंडआउट बिल्कुल वो सारी चीजें रिफ्रेश के हैंडआउट्स भी। इज इट डन, एक मिनट, एथिक्स वही, ये क्या लिखा हुआ है, द मोस्ट मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, 35 नंबर का, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कंडक्ट का मतलब होता है टीओसी और सब्सटेंटिव, और यहां पर फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स नहीं है। क्या नहीं है, वो परचेस सिस्टम, सेल्स सिस्टम, डेफिशिएंसी रिकमेंडेशन, टीओसी, ये कुछ भी नहीं है यहाँ। उससे ज्यादा और भयानक चीजें हैं उसकी रिप्लेसमेंट में। अच्छा, कंडक्ट का मतलब क्या होता है, टीओसी और सब्सटेंटिव। एनीवेज बताता हूं मैं अभी सारी चीजें, ये अराउंड 30 से 35 नंबर यहां से आते हैं। अच्छा आगे बढ़े, एक्सक्यूज मी, ये क्या लिखा है, व्हाट इज रिव्यू, रिव्यू स्टेज, कंप्लीशन, वो सब्सिक्वेंट इवेंट्स, गोइंग कंसर्न, एज इट इज वही टॉपिक है। अगर आप एफ से कंपैरिजन करो तो जमीन आसमान का डिफरेंस है सवालात में, टॉपिक सेम है। और ये क्या है, ये क्या है, ऑर्डर रिपोर्ट। अभी मैं बता रहा हूं सवालात कैसे आते हैं। अब ये आ जाओ एफ एरिया, ये क्या है, अदर असाइनमेंट्स। अच्छा, फर्म को क्या बोलते हैं, ऑडिट फर्म नहीं बोलते, ऑडिट फर्म नहीं बोलते, हम ऐसे ही बोल देते ऑडिट फर्म, ये ऑडिट फर्म नहीं है। आप फर्म में काम करो, ऑडिट फर्म तो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, फर्म ऑफ, इसको बोलते हैं चार्टेड अकाउंटेंट फर्म या फर्म ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट, नॉट एन ऑडिट फर्म, मतलब हम वैसे ही कह देते हैं। ऑडिट फर्म के दो काम होते हैं, एक ऑडिट होता है और एक नॉन ऑडिट सर्विस। जैसे मेरी कंपनी है, टैक्स का काम है, टैक्स कंसल्टेंसी, वो भी फर्म का काम है, ये सुनो, बिजनेस वैल्यूएशन करानी, वो भी F9, अब बहुत सारे सारे काम। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है, नॉन ऑडिट्स, नॉन ऑडिट्स यानी कि क्या है, अदर असाइनमेंट्स। मैं आपको एक मिसाल दूं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी में फ्रॉड हुआ है, ये हमारी कंपनी में फ्रॉड क्या हुआ है, मैंने कहा फ्रॉड हुआ है, आपने बोला किया, अच्छा टाइमिंग है, अच्छा हाँ सही है, अरे मेरी कंपनी में फ्रॉड हुआ है, मैंने आपको बोला भाई आई एम द कंपनी, मेरी कंपनी में फ्रॉड हुआ है, आके डिटेक्ट करो,
तो इसको कहते हैं फॉरेंसिक ऑडिट। क्या कहते हैं? वो यहां पर मौजूद है। कभी कभी सवाल आ गया तो आ गया, पता नहीं। नंबर 2, आई एम द कंपनी। मैंने एक कंपनी को एक्वायर करना है। कंपनी को क्या करना है? आई वॉन्ट टू एक्वायर अनदर कंपनी। ऐसे खरीद लूं? कितने की कंपनी? 50 रुपए की? ऐसे कैसे? सर, आप उस जो आपकी पोटेंशियल टारगेट सब्सिडरी कंपनी है ना जिसको खरीदना है, आप उसके एसेट लाइबिलिटी, उसकी हजारों चीजें देख लें। दो चीजें, या तो मुझे वो काम करना आता नहीं है या मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैंने आप लोग को इंगेज किया। मैंने बोला यू पीपल आर ऑडिट फर्म, नहीं फर्म ऑफ। मैंने कहा भाई, एमआरएसएन लिमिटेड एबीसी कंपनी को एक्वायर करना है, चेक करके बता क्या मुझे खरीदनी चाहिए या नहीं। तो अब आप असेसमेंट कर रहे हो मेरे लिए, किस चीज के लिए? वेदर और नॉट टू एक्वायर। इस काम को ऑडिट नहीं कहते, इस काम को क्या बोलते हैं? ड्यू डिलिजेंस। क्या बोलते हैं? ड्यू डिलिजेंस। तो आप अपना कारोबारी माइंडसेट, कमर्शियल एक्यूमेन यूज करोगे, हाँ, और चेक करोगे, मुझे बता दोगे हारिस भाई ये कंपनी खरीदने की लायक है या खरीदने लायक। 20-20 नंबर के सवाल माजी में आए हुए थे इसके ऊपर, कभी कभी आ गया तो आ गया, नहीं तो पता नहीं। एक और चीज आती है जिसको आप कहते हो PFI। नो नीड टू राइट अबाउट दिस। PFI क्या बोला मैंने? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मिसाल, मैंने लोन लेना है, आई वेंट टू बैंक। बैंक को मैंने बोला लोन चाहिए। क्या बैंक का ये हक है मुझसे पूछना 10 करोड़ रुपए का लोन क्यों चाहिए, क्या करेगा? हाँ या ना? मैंने कहा भाई ये पैसे हमने XYZ बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। तो बैंक मुझे बोलेगा भाई इतना पैसा हम आपको लोन दे रहे हैं, जरा इसकी फोरकास्टिंग करके, क्या करके आओ। वो आप लोगों ने कहाँ पढ़ी होगी? लाइक F9 में पढ़ी होगी ना, AFM में, वो NPV वगैरह बनाना और इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाना, लेकिन हिस्टोरिकल नहीं, फ्यूचर की अजम्पशंस जिसमें होती हैं। क्या होती है? तो मैंने बोला ये बना लिए, लेके गया। बैंक ने बोला भाई ये तो तूने खुद बनाई है, किसी पढ़े लिखे बंदे से चेक करवा के लाओ। आपके पास लेकर आया। अब आप, अच्छा, ऑडिट मींस हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये ऑडिट नहीं है। आप मेरी फ्यूचर की फोरकास्टिंग चेक करो, डिस्काउंट फैक्टर सही लगाया है, एनपीवी सही निकाली है, फ्यूचर की एनालिसिस सही है। इसको कहते हैं PFI। क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टिव। इसको भी, ये ऑडिट थोड़ी है, इट्स अ नॉन ऑडिट। बेटा ये ऑडिट नहीं है, इट्स अ व्हाट? नॉन ऑडिट। फिर इसके अंदर एक और भी चीज है, वो आजकल चले ना, वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और ये तमाम चीजें। तो वो सोशल एंड एनवायरमेंटल रिपोर्ट मैंने लिखी है, और मुझे बोला जा रहा है गवर्नमेंट से इसको भी किसी से चेक कराओ, तो वो भी चेक करा लेना। ये आपके पास क्या कहलाते हैं? अदर असाइनमेंट्स। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एक एक 1.5 घंटे के, 1 1 घंटे के टॉपिक्स हैं, विद क्वेश्चन एक क्लास। और ये क्या लिखा है? आई कैन नॉट से एनीथिंग। अभी तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। भाई अभी तक तो है नहीं, एंड तक आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं। बाज दफा ऐसा होता है कि बाज दफा ऐसा होता है, जैसे ये कुछ टाइम पहले ना, AAA में वो एक टॉपिक नहीं था, क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, CRR। क्या बोला मैंने? जब आया था उस वक्त करंट इशू आ गया था, टॉपिक बन के बैठ गया। तो हो सकता है कोई नई चीज आ जाए, फ्यूचर के लिए टॉपिक बन जाए। अभी तो करंट इशू के बारे में नो कमेंट्स। अब अब खवातीन हजरात, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो यहाँ पे बना रहा हूँ, एंड आई वांट यू पीपल टू राइट इट। ये है हायरार्की ऑफ फर्म। देखें, अपना ना पेपर स्टार्ट करने से पहले, कोई भी पेपर हो, अपना रोल जरूर देखिएगा कि हु आर यू एंड व्हाट्स द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर साइड। कि मैंने किसकी हायरार्की लिखी है? फर्म की। यानी जनरल हायरार्की है। अब अगर आपकी बड़ी फर्म है तो मैनेजर भी 10 होंगे, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, वो बहुत सारी कैटेगरीज, डिफरेंट थिंग। सर सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है, कौन? पार्टनर। ये पार्टनर भाई क्या एक्सप्रेस करते हैं बताना? ओपिनियन। पार्टनर के अंडर में एक आता है कौन? ये बेटा ये कौन है? ये कौन है? ऑडिट। ये आप हो। पूरे ऑडिट में आपका किरदार क्या है? ऑडिट, या अभी आगे चल के बताऊं, या एक और रोल भी आपका होगा? सर इसके बाद इसके अंडर में जो है ना, वो आपके पास आता है ऑडिट्स
सुपरवाइजर, ऑडिट सीनियर, ऑडिट जूनियर, ट्रेनी। F8 में आप कौन थे? सर पता नहीं कौन थे, लेकिन पेपर हो गया बस, ये शुगर। कौन थे F8 में? ये F8 में थे आप लोग। अब जरा टेक्निकली समझिएगा ये, क्योंकि मैं आपका ना आज पहले दिन माइंड सेट करना जरूरी है, क्योंकि आप इसको F8 का एडवांस समझ रहे हो और है, लेकिन F8 नहीं है ये, इट्स अ डिफरेंट थिंग। F8 में आप ये थे। ट्रिपल ए में आप कौन हो? सवाल जो पूछो आंसर करना। आप प्रोसीजर्स कौन लगाता है फॉर्म में? ये F8 वाले, ये लोग। बल्कि प्रोसीजर एक्चुअली में ये लोग लगाते हैं। कौन? सीनियर जूनियर। और ये क्या कर रहा है? ये बैठा हुआ दूरबीन लगा के देख रहा हूँ वैसे, ये काम कर रहा है कि नहीं, ये सुनो। ऑडिट मैनेजर का काम, ऑडिट मैनेजर का काम प्रोसीजर लगाना नहीं है। तो आप F8 में हो कौन? सॉरी, ट्रिपल ए में आप कौन हो? ऑडिट मैनेजर हो, तो आपका काम प्रोसीजर लगाना। पता क्या होगा? मैं हारिस आपका जूनियर, प्रोसीजर्स लगाकर आ गया हूं। वो ये एक टर्म याद है, वर्किंग पेपर फाइल। हाँ, वर्किंग पेपर्स। प्रोसीजर लगा के, सबूत इकट्ठा करके वर्किंग पेपर में लगा के आपके पास आ गया हूं। आपने वर्किंग पेपर खोलना है और मेरे लगाए हुए प्रोसीजर्स को चेक नहीं, अच्छा लफ्ज क्या होगा, रिव्यू करना है, इवेल्युएट करना है। तो आप ये बोलोगे सर, आप मुझे बोलोगे भाई आपने ये प्रोसीजर लगाए, ये 10 प्रोसीजर तो लगाए नहीं, यानी कि आपका जो काम तो ऑडिट का ही है, लेकिन आप ऑडिट कर नहीं रहे। ऑडिट छुआ हुआ ऑडिट क्या कर रहे हो? चेक कर रहे हो। तो जमीन आसमान का डिफरेंस हो जाएगा आंसर के लिखने में। ठीक है ना? वो कैसे, उसके ऊपर बताता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपने ये चीज लिख दी है, यू आर द ऑडिट मैनेजर। इज इट डन? चले प्रोसीड, आगे बढ़े। हाँ जी। यार वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एडजस्टमेंट करो, फर्म की हायरार्की आपके पास आ जाएगी। फिर वो सीनियर के साथ एसोसिएट आप अटैच कर दें, वो हायरार्की फर्म की अपनी नॉर्मल हायरार्की आपके पास ही नो। बेटा इज इट डन? अब यहां पर आपको मैंने क्या कहा कि यू आर ऑडिट मैनेजर। इधर नोट करके एक और पॉइंट लिखिएगा कि यू आर, बेटा यू आर, या तो आप कौन हो जरा बताना? ऑडिट मैनेजर, और समटाइम्स यू आर EQR। हु आर यू? ये यू या आपकी बात कर रहे हैं, आप लोगों की। EQR कौन होता है भाई? एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर। ये ऑडिट मैनेजर से भी बड़ा है। इसके ऊपर बात करते हैं, क्या है फिलहाल लिख लो, जब बात आएगी बता दूंगा। बेटा इस वक्त आपने किस माइंडसेट से सोचना है? जूनियर माइंडसेट से नहीं सोचना। आपने किस माइंडसेट से सोचना है? सीनियर माइंडसेट से। ठीक है, एंड दैट इज यू आर द आइदर द ऑडिट मैनेजर, या फिर क्या, ऑडिट मैनेजर या फिर क्या, EQR। ऑडिट मैनेजर या फिर जो आप कौन है, EQR। ठीक है। अब या तो आप ऑडिट मैनेजर हो, या फिर आप कौन हो जी, EQR। EQR क्या चीज है, अभी अभी थोड़ी देर के लिए जाने दो, बल्कि छोड़ो, सुन लो। एक सवाल आता है, तो आई कॉल इट द कंक्लूजन। एक सवाल है, इतना बड़ा पैराग्राफ दिया हुआ है सवाल का, और 1-1.5 लाइन की रिक्वायरमेंट है, गौर से सुनना। और आपको बोला आप EQR हो, कौन हो? रिक्वायरमेंट है इवेल्युएट द क्वालिटी ऑफ ऑडिट्स। क्या बोला मैंने? इसका आंसर में क्या होगा? एंटायर ऑडिट। मतलब मैं हारिस ऑडिट करके आ गया हूं, तुमको ये नहीं बोला प्रोसीजर चेक करो, क्या बोला? क्वालिटी चेक। क्या? आप 360 डिग्री एंगल, आप मुझे बोलोगे यार तेरी प्लानिंग सही नहीं थी, तेरे प्रोसीजर सही थे, मटीरियलिटी कम निकाली, प्रोसीजर खराब लगाए, एविडेंस सही नहीं आया, 10 घंटे का टाइम 2 दिन में तुमने लगा दिया। यानी कि इन शॉर्ट वर्ड्स इंटायर ऑडिट को चेक करें। किसको चेक करें? तो इसका रोल किससे भी ज्यादा है? मैनेजर से भी ऊपर है, वह समझ में। खैर एनीवेज, अब इसको आप छोड़ें, सिंपल है। मोस्टली आपका रोल क्या है? जहां पर ये होगा मैं बता दूंगा, उसको छोड़ें। तो मोस्टली यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ दी। अब अब खवातीनो हजरात, थोड़ी सी पुरानी या ताजा,
और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सवालात की नोयत कैसे। यहाँ पर सवालात की नोयत पहली क्लास में समझना जरूरी है। एक हेडिंग लिखेगा अपने पास, ऑडिट साइकिल। ऑडिट साइकिल बहुत पहले आपने बचपन में पढ़ा था, ऑडिट साइकिल। जी भाई, सबसे पहले ऑडिटर क्या होता है भाई? अपॉइंट या रीअपॉइंट, सही है। फिर क्या होता है भाई? ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एईएल। हाँ है ना? फिर क्या होता है भाई? फिर होता है प्लानिंग फेज। फिर उसके बाद क्या होता है? परफॉर्मिंग ऑडिट्स। परफॉर्मिंग ऑडिट में दो चीजें आती हैं, एक पीओसी और क्या, सब्सेंटिव। उसके बाद जनाब क्या होता है आपके पास? रिव्यू फेज। बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिपल ए के लिए। कौन सी फेज? क्वेश्चन नंबर 2 3 इसमें आते हैं। और फिर उसके बाद अल्टीमेटली आपने क्या दे देनी है? जिस तरीके से भाई आप लोगों को ट्रिपल डबल ए में कभी इस तरह की साइकिल से पढ़ा था, मैं आपको बताऊंगा ऑडिट की फलानी स्टेज है, किताब प्रोफेशनल लेवल पे एसबीआर की पढ़ी थी, जरूरत पड़ती है? नहीं वैसे, एथिक्स नहीं, वैसे जरूरत पड़ती है? नहीं। ट्रिपल प्रोफेशनल लेवल पर भी नहीं, इसमें भी जरूरत नहीं है। बस एक चीज है, जहां आपको दिल चाहे ना कि यार मैं ये चैप्टर किताब से खोल के देख लूं, देख लो। लेकिन उससे ज्यादा बेहतर क्या है? दो सवाल कर लेना उसके उसी टाइम भी करना, क्योंकि इट्स नॉलेज बेस इज नथिंग। एक दो दफा देखने को मिला था 5 नंबर का नॉलेज बेस, बमुश्किल, वो भी सारा पेपर क्या है? एप्लीकेशन, केस स्टडीज। जी बोले। फेज के अंदर आ गए कि क्वेश्चन DFP में आ गए। हाँ। अच्छा जी, इज इट डन? अब इधर एक्सक्यूज मी, ये जो आपके पास क्या नाम है, ये पेपर ट्रिपल है जो है ना, एक्सक्यूज मी, वेरी 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 वेल स्ट्रक्चर्ड। सीरियसली वेरी वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड पेपर। वेल स्ट्रक्चर्ड क्यों? मैं तो कुछ कह नहीं रहा, आप सिलेबस खोल के देखें, यही बातें लिखी होंगी, मैं अपने अंदाज में बस लिख रहा हूं। अब एक काम करते हैं, वेट करना इधर। इधर क्वेश्चन नंबर 1 ओपन कर रहा हूं मैं। ये तो मैंने आपको दिखा दिया ना। आगे बढ़ो। एक और, ये भी क्वेश्चन नंबर 1 है, नेक्स्ट। ये भी देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन है ना ये, 50 नंबर का ये रहा, 40 और 10 50। रिक्वायरमेंट देखो, सब छोड़ो, ये वही फॉर्मेट। ये क्या लिखा हुआ है? कितने नंबर है? 20। क्या मैंने कहा था 20 से 25 नंबर किसके हैं? इसके 5 नंबर क्या है? एक सेकेंड, अब आप लोग सर, अभी तो आपने कहा था मैनेजर है, मैनेजर प्रोसीजर नहीं लगा था। ऑडिट पार्टनर ने आपको बोला है हारिस सनीफ जूनियर है, उसके लिए प्रोसीजर बताओ, क्या बताओगे उसको? यानी कि यू आर नॉट अप्लाइंग द प्रोसीजर, यू आर यू आर सजेस्टिंग द प्रोसीजर। आई बात समझ में? यू विल नॉट अप्लाई दिस, हु विल अप्लाई दिस? योर जूनियर। लेकिन आप अपने ऑडिट पार्टनर को बता रहे हो यार ये मेरी तरफ से प्रोसीजर है, आप बोलो तो मैं आगे जूनियर को बोल दूं ये अप्लाई करके आ। और जब वो अप्लाई करके आएगा तो फिर आपने प्रोसीजर क्या करना है? चेक करना है। तो तुम्हारा किरदार ये नहीं है, ठीक है? नाउ लिसन, बाकी सबको छोड़ो इसको। इसी तरीके से अगले सवाल पे आओ। मैं आपको एक दो चीजें बस दिखाना चाह रहा हूँ। ये अगेन वही 50 नंबर का सवाल, वही फॉर्मेट, पार्टनर ईमेल। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये सिलेबस में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 विल ऑलवेज बी ऑफ ईमेल राइटिंग फॉर्मेट में। ये सब छोड़ो, ये 5 नंबर है, हटाओ उसको। ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है ये? ऑडिटर्स। कितने नंबर? 21। 6 नंबर प्रोसीजर्स, बाकी ये क्या है? एथिक्स। कितने नंबर? बेटा ये तीनों मिलाकर आपके पास अराउंड 35 40 नंबर इसके बनते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। एक और आ जाओ, एक और सवाल को भी देख लो, बस फिर आगे बढ़ेंगे। ये भी आपके पास एक कंपनी, बेल कंपनी, और वही ईमेल। और ये क्या है? ये क्या है? एक चीज नोटिस की, कभी कभी बिजनेस रिस्क है, कभी कभी नहीं है। खैर वो भी जब टॉपिक पे बताता हूँ। कितने नंबर इसके दूसरे के? कितने नंबर हो गए? 28 नंबर किसके? सिर्फ रिस्क है। और ये 6 नंबर किसके?
एथिक्स। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मेन क्या नजर आ रहा है? रिस्क, प्रोसीजर और एथिक्स। आएगा समझ में? जिसमें से मेजर सिग्निफिकेंस किसका है? पेपर पास करने के लिए की बात कर रहा हूं, 50 नंबर चाहिए, और 50 का भी जो आधा है वो कौन सा टॉपिक है? रिस्क। रिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ, एसबीआर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स याद है? मैं एक डॉक्यूमेंट आप लोगों को शेयर कर दूंगा या तो ग्रुप में या लिंक में, और वो एसबीआर के समरी नोट्स है। क्या है? मैंने नहीं बनाया। एसबीआर की जो वो कौन सी किताब है ना, बीपीपी के एक स्टूडेंट ने ही कंपाइल अप करके मुझे दे दिए थे। वो जो नहीं बीपीपी की जो वर्कबुक आती है, पीछे स्केच बना के दिए मैं, आसान शॉर्टकट मेमोराइज करने के लिए, तो वो उसके बीपीपी के बड़े अच्छे हैं वो देखने के, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। उसको बस आजकल में हल्का हल्का रिव्यू करते हैं वैसे ही। बाकी यार ये वही आगे सारे वही चीजें नजर आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये एक और रिक ग्रुप आ गया, ये वही ईमेल। 21 नंबर का रिस्क, ये कुछ और चीजें, इसको हटाओ। ये 6 नंबर का क्या है बेटा? प्रोसीजर्स। और ये एक और टॉपिक है ज्वाइंट ऑडिट का, ये एथिक्स इसमें नहीं पूछा है, कभी पूछते हैं कभी नहीं। अब आप आए अपने पास यहां पे और लिखिएगा नेचर ऑफ क्वेश्चंस। नेचर ऑफ, और खवातीनो हजरात मेरी बात सुने, ये जो भी मैं आपको लिखाने जा रहा हूं ना, नेचर ऑफ क्वेश्चंस, सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं अभी, इसको हल्के में नहीं लेना, क्योंकि ये वो नेचर ऑफ क्वेश्चंस है जो फ्रीक्वेंटली आते हैं। क्या है? बाकी का दुक्का कुछ और पूछ लिया तो पूछ लिया, वो पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, जी बेटा क्या आएगा आपके पास? रिस्क असेसमेंट। अराउंड कितने नंबर? 20 से 25 नंबर। अच्छा, कभी कभी 28 नंबर का भी आपने देखा था, बट मैं उधर नहीं जा रहा, एक नॉर्मल थ्रेशोल्ड पे रहो। मेरे साथ साथ लिखना शुरू करें, एक्सक्यूज मी। 20 से 25 नंबर आपको किसके आ जाएंगे भाई? रिस्क। ये क्या है आपके पास? आपने एक चीज नोटिस नहीं की थी, वहां पर सब्सटेंटिव प्रोसीजर आपको पूरे ट्रिपल ए में नहीं मिलेगा। लफ्ज मैं आपको लफ्ज जरा पढ़ा दूं, ये क्या लिखा हुआ है? फर्क क्या है ऑडिट और सब्सटेंटिव प्रोसीजर में? कायरो याद है? याद है ना? गौर से सुनो एक मिनट इधर, सिंपल करता हूं। कायरो अगर आप कंट्रोल्स पे लगाते हो तो रेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है, वही कायरो एफएस पे लगाओगे तो सब्सटेंटिव है। इसमें आपसे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स नहीं पूछता, क्या पूछता है? यानी कि कितने लिखने होंगे बेटा? हो सकता है, हो सकता है 6 में से 4 सब्सटेंटिव हो, 2 टीओसी के हो। 6 में से 4 किसके हो? 2 टीओसी के। वो कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, इंस्पेक्शन, वो भी सब आएंगे, छोड़ दोस्तों, ये याद है ना कुछ टीओसी। लेकिन 98% क्या है? सब्सटेंटिव। क्या है आपके पास? सब्सटेंटिव। जैसे एक मिसाल, बहुत छोटी बच्चों वाली मिसाल, ऑब्टेन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मिनट्स एंड चेक वेदर इट इज ऑथोराइज और नॉट। ये टीओसी है, सब्सटेंटिव है? ये टीओसी है। क्या है? क्योंकि बोर्ड इजाजत, ऑथोराइजेशन स्पैम स्टॉप कहीं याद आ रहा होगा, तो बोर्ड ने ऑथोराइज किया है कि नहीं, ये क्या है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। हमारे पास कई जगह यहाँ पर पहला प्रोसीजर हुआ जाता है, इसका मतलब इट्स अ मिक्सचर ऑफ टीओसी एंड सब्सटेंटिव। लेकिन 90-95% क्या है भाई? सब्सटेंटिव है बस। तो ये सब्सटेंटिव नहीं लिखा होता, क्या लिखा होता है? ऑडिट प्रोसीजर्स। तो मैंने भी यहाँ पर सब्सटेंटिव नहीं लिखा है, क्या लिखा है? प्रोसीजर्स। और ये अराउंड आपको, बच्चे आपको अराउंड मिलेगा अराउंड 6 से 10 नंबर का, किसी किसी जगह पे 10 नंबर का भी आया हुआ है। ठीक है? अच्छा, आपको ये तो कंफर्म है, इस पर मैंने टिक लगा दिया, ये कंफर्म है। एथिक्स कभी आता है कभी नहीं, लेकिन मोस्टली आ जाता है एथिक्स। अच्छा, ये भी भाई आपको जो है ना, ये 5 से 7-8 नंबर तक का आ जाएगा, कुछ नहीं कह सकते, 5-7 इस तरह एथिक्स। बाकी जो है ना, कभी कभी कुछ अदर एरियाज भी पूछ लेते हैं, और वो वही 5 से 7-8 नंबर। कैनॉट से, आई कैनॉट से, ये क्या लिखा हुआ है? कौन से अदर एरियाज? जैसा भी आपने देखा, ये क्या है? ये सिर्फ ये पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है? मैं फॉर का इन्फॉर्मेशन, 2 फर्म मिलकर ऑडिट कर रही हूँ।
दो फर्म मिलके ऑडिट करें। अमूमन बैंक्स में होता है, एक दफा एचबीएल में ईवाई और शायद केपीएमजी दोनों ने मिलकर ऑडिट किया था, यानी कि दो ऑडिट फर्म्स। नहीं नहीं नहीं, दोनों एक्सटर्नल, दोनों एक्सटर्नल। यानी कि मेरी ऑडिट, आप हो फर्म ए, ये फर्म बी, दोनों एक्सटर्नल ऑडिट कर रहे हो, तो सिग्नेचर किसकी आएगी? दोनों की आएगी कि ये ऑडिट दो फर्म ने किया, इसको ज्वाइंट ऑडिट कहते हैं। इसके अपने फायदे नुकसान है। खैर, ये एक अलहदा से टॉपिक पूछ लिया गया, ठीक है, कभी कभार, और ये वाला भी है, ये भी अलग टॉपिक है। खैर, इसको छोड़ो। क्या चीज? ये डिसएडवांटेज है, वो जब हम ये पढ़ेंगे तो डिसएडवांटेज में लिख लेंगे। ये रहा डिसएडवांटेज में लिखेंगे, एडवांटेज भी तो है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इधर इसको छोड़ो। एक्सक्यूज मी, इधर इधर। अब आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 और 3। एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिस्टिंग जो भी मैं आपको करा रहा हूं कि इसमें आपने क्या काम करना है। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में अक्सर अक्सर यही रिक्वायरमेंट्स आ रही होती हैं, अक्सर यही रिक्वायरमेंट्स आ रही होती है। वो क्या क्या? देखो, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली मैं वो लिख रहा हूं, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली नहीं, इसके अलावा कुछ और भी आ सकती, ये आपको मिलेंगी नॉर्मली। आपको ना एक केस देंगे, जरा ध्यान से सुनो, क्या देंगे? और उस केस में कंपनी ने, एंड द कंपनी, उसने अकाउंटिंग की होगी। क्या की होगी? आपसे पता है क्या बोलेंगे? आपसे बोलेंगे कमेंट ऑन द मैटर्स। क्या बोलेंगे? तो आपको कमेंट करना है किसके ऊपर? केस की अकाउंटिंग के ऊपर। केस की अकाउंटिंग के ऊपर आपने क्या करना है? कमेंट करना है। जैसे एक छोटी सी मिसाल, अ, हमारा ईयर एंड 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक ही है। सही है, ध्यान से सुनना। मैंने एक एसेट लिया था, वो मई में रेडी टू यूज था। कब रेडी टू यूज था? मई में रेडी टू यूज था, बिल्कुल रेडी टू यूज में शुरुआत हो रही थी, मई में रेडी टू यूज था। लेकिन मैंने इसको अक्टूबर में यूज करना शुरू किया है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो मैंने क्या किया, मैंने 3 महीने की डेप्रिसिएशन लगाई है। कितने महीने की? मैं आपको बोल रहा हूँ कमेंट करो। क्या कमेंट करोगे? क्या कमेंट करोगे? कमेंट करना पूरा स्टाइल, पूरा। सबसे पहले आप लिखोगे मैटर। क्या लिखोगे? अच्छा, ड्राफ्टिंग अभी मत लिखना, वो ड्राफ्टिंग में आपको खुद लिखाऊंगा जब मैं। आप पहले पूरा आईएएस बताओगे। क्या बताओगे? बेटा पूरा आईएएस नहीं, इस कंटेक्स्ट आप बोलोगे भाई आईएएस 16 तो कहता है डेप्रिसिएशन कब से चार्ज करनी है? व्हेन इट इज रेडी टू यूज। यूज कर नहीं कर वो तेरा हेडेक है, लेकिन इसने, कंपनी ने कब से इस्तेमाल करना शुरू किया है और डेप्रिसिएशन कब से लगाई दी है? तो इतने महीने की डेप्रिसिएशन अंडर स्टेट, और ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सही नहीं। यार ये तुमने पूरी की पूरी मेरी अकाउंटिंग को पता है क्या किया है? इवेल्युएट किया है। क्या किया है? तो प्रोफेशनल स्किल्स कौन सी यूज हुई? इवेल्युएशन की। और सिंपल ट्रीटमेंट बताया, होना क्या चाहिए? आईएएस। है क्या ये? उसका इम्पैक्ट खत्म। तो ये आपने एक अच्छे वे में आपने अकाउंटिंग जो है ना वो, तो इसका मतलब सवाल ये आता है कि यू पीपल आर हैविंग द केस, द अकाउंटिंग डन बाय द क्लाइंट एंटिटी, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू व्हाट? मेक अ कमेंट। तो एक लिखिएगा, आपके पास आता है कमेंट ऑन द मैटर्स। कमेंट ऑन द मैटर्स, यानी कि मैं साइड पर लिख देता हूं, वो आपके पास क्या होंगे भाई? अकाउंटिंग इश्यूज। और जो मैंने आपको मिसाल दी ना, ये वन ऑफ द पास्ट पेपर की मिसाल दी थी, वो बोलते बोलते मेरे जहन में आ गई थी एक। वो यही केस था, ये डेप्रिसिएशन का। अभी नहीं, बाद में आपको बता दूंगा कि कुछ आईएएस है, आईएएस जैसे IAS 1, IAS 2, यहाँ पर IAS 2 कई दफा आपको मिलेगा। आईएएस कौन सा? गवर्नमेंट ग्रांट 20, कई बार मिलेगा। कुछ फ्रीक्वेंटली रिपीटेड आपको आईएएस भी है, जैसे F8 में भी आपने नोटिस किया होगा, बहुत सारे रिपीटेड मैटर्स हो रहे होते हैं, है ना? यहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीजें रिपीटेड मिलेंगी। एनीवेज, एक बेटा कमेंट ऑन द मैटर्स, वो याद है आपको? वर्किंग पेपर किससे कहते हैं? जी, वर्किंग पेपर किससे कहते हैं? जो ऑडिटर अपना काम करते हैं उसको क्या बनाने होते हैं? वर्किंग पेपर्स। एक फाइल है, जो मैं काम कर रहा हूँ, जैसे ये मैं लिख रहा हूँ, ये सब वर्किंग पेपर्स है। एक सवाल जरा सुने क्या है, और ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत फेमस तरह का क्वेश्चन है। ये जरा सुने, और इसके ऊपर बात करनी है अभी। पहले ये बता, आप है कौन?
ऑडिटर, ऑडिटर तो कौन, ऑडिट मैनेजर। अच्छा, ये इसको जरा समझिएगा, मैं यहाँ पे ना कुछ लिखूंगा अभी कि भाई इसका मतलब क्या होता है। आप हो कौन पहले बताओ। सवाल में पूरे ट्रिपल में आप कौन, ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे आपका काम ही नहीं है। आपने क्या किया था, आपने मुझे एक हफ्ता पहले बोला था हारिस भाई जाओ ये प्रोसीजर लगा के आओ। मैं आ गया प्रोसीजर लगा के इधर। ये वर्किंग पेपर फाइल है। मैं हारिस प्रोसीजर लगाकर, मैं आपका जूनियर हूँ। और प्रोसीजर लगाकर एविडेंस मैंने कहा रखे, वर्किंग पेपर। ये वर्किंग पेपर फाइल, इमेजिन है, इमेजिन दिस इज वर्किंग पेपर फाइल। क्या लिखा हुआ है सवाल में? कोई बच्चा मुझे बता सकता है सवाल का मतलब क्या है? मुझे सिर्फ मतलब समझा दो। यकीन करो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ना ये, जिसको बच्चे एक अल्फाज लिखेंगे तो प्रोसीजर बन जाएगा, उसका टेंस चेंज करोगे तो ये बन जाएगा, और अच्छे अच्छे आंसर गलत हो जाएंगे आते हुए आंसर। थोड़ा सा बारीकी के साथ सोचना है। मुझे बताओ इसका मतलब क्या है, हुआ क्या है, सिनेरियो इमेजिन करो, व्हाट हैपेंड। फिर वहां पर ढूंढ के लगा के, प्रोसीजर लग गए, फिर उनको और एविडेंस कलेक्ट किया एविडेंस लिया, किया, हाँ। फिर जो प्रोसीजर चेक करने के लिए आपने एविडेंस यूज किया वो उसमें होना चाहिए। नहीं नहीं, एक्सपेक्टेड मतलब क्या? तो आपने प्रोसीजर प्लान किया है। नहीं नहीं, लेजेस लेजेस वगैरह नहीं, स्पेसिफिक ना, सिंपल जनरल बताएं। सवाल आपके लिए सिंपल करता हूं। जैसे मैं वर्किंग पेपर फाइल, क्या ये आपने ओपन की है या नहीं की है? नहीं की है, नहीं की है वर्किंग पेपर फाइल ओपन। दो अलग अलग तरह के क्वेश्चन है। सवाल लफ्ज क्या लिखा है, व्हाट एविडेंस विल यू एक्सपेक्ट इन योर, मैं हारिस जूनियर। अच्छा, टेक द वेरी सिंपल बच्चों वाली मिसाल, हाँ बच्चों वाली मिसाल, बड़ों वाली मिसाल अभी नहीं हो सवालात के साथ। कोई एक छोटा सा केस करते हैं। आपने मुझे बोला सर हारिस वो कंपनी ने ना एक प्रॉपर्टी परचेज किया है, जा देख के आओ। ठीक है, सुनना गौर से। मैं गया, ऑडिट करके आ गया। ये वर्किंग पेपर फाइल है। अभी तक वर्किंग पेपर फाइल खुली। आपसे सवाल, क्या उम्मीद करते हो अंदर से क्या जिन निकलेगा, क्या एक्सपेक्ट करोगे? आपने बोला हारिस हनीफ मैं उम्मीद करता हूं अंदर प्रॉपर्टी की तस्वीरें होंगी एग्जिस्टेंस के लिए, है ना, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लगे हुए होंगे, बैंक स्टेटमेंट का टुकड़ा, एक्सट्रैक्ट बोलते हैं उसको, वो लगा होगा, एनसीए रजिस्टर, एनसीए रजिस्टर की कॉपी लगी हुई होगी। सर ये मैं उम्मीद करता हूं। इसका मतलब ये सबूत है जो आपने अभी वर्किंग पेपर फाइल ओपन की है या नहीं की है? नहीं की है। 10-10, 15-15 नंबर के सवाल है इस टॉपिक के ऊपर, दोनों को मिलाकर इस तरह, दोनों एक ही रिक्वायरमेंट, एंड इट्स अ वेरी लार्ज रिक्वायरमेंट, हाँ। और ये आपको अच्छी खासी नजर आएगी इसमें। तो इसमें क्या होता है, वर्किंग पेपर फाइल अभी तक ओपन नहीं की है, आपको बोला भाई आप ऑडिटर हो, ऑडिटर ये रही वर्किंग पेपर फाइल, बता अंदर क्या निकलेगा। आई बात समझ में? 6 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इधर मैं, मेरे अल्फाज एडवांस क्या हो जाएंगे। आपको याद है जब मैं प्रोसीजर पढ़ा रहा होता था कभी एफिट में, बोलता हूँ अच्छा प्रोसीजर लिखना है तो प्रोसीजर सोचो ही नहीं, क्या सोचो, इधर क्या बोलूंगा, प्रोसीजर सोचो। कि अगर आप जूनियर होते तो क्या करते, उसका टेंस रिवर्स कर। आई बस समझ, और वो आंसर खैर इज अ डिफरेंट थिंग बाद में। बेटा एक बात यहां पे लिखेगा कि वर्किंग पेपर फाइल नॉट ओपन, अभी तक वर्किंग पेपर फाइल खुली नहीं, खुली है बस समझ में, प्लीज इसको लिखिएगा। एक तो ये सवाल है, ये सवाल है 8 नंबर 10 नंबर, पता नहीं वो जैसा केस होता है उस हिसाब से जो है ना, इन्होंने कुछ ना कुछ वो लिखना होता है। एक तो भाई आपके पास ये आ गया कि व्हाट एविडेंस विल यू एक्सपेक्ट इन योर वर्किंग पेपर फाइल, यानी कि यू विल हैव टू इमेजिन और अज्यूम दैट वर्किंग पेपर फाइल इज हियर, इट इज क्लोज्ड, स्टिल नॉट ओपन्ड,
क्या अज्यूम करोगे अंदर, क्या एविडेंस निकलेंगे, है ना। अब एक और जो फ्रीक्वेंटली एग्जामिन रिक्वायरमेंट्स में है, वो है आपके पास इवेल्युएट। बेटा या तो लफ्ज लिखा होगा इवेल्युएट, या तो लफ्ज लिखा होगा ये, किसके, पता नहीं, 6 नंबर 8 नंबर, वो डिपेंड, मतलब उसके नंबर्स ना लिखो, उसके नंबर्स ना लिखो, वो केस के ऊपर डिपेंड करता है। वो पता भी नहीं केस के, हाँ जी। हाँ, ये जो एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, 2 3, ये भी जो भी लिखा रहा हूँ 2 3 में है ये। 1 में तो मैंने आपको कितनी रिक्वायरमेंट्स बताई दी है, बाकी ये सब 2 3 है। इज इट डन? अच्छा ये क्या है, ओ भाई ये जरा बताओ ये क्या है। ये पेपर हाँ, वर्किंग प्रोफाइल ओपन हो चुकी है। क्या बोल रहा कल के लाया उसको। है, एविडेंसेस। अब एक मिसाल गौर से सुनना इधर, इस तरह की जो रिक्वायरमेंट है ना, ये अकेली नहीं आएगी नॉर्मली। कमेंट ऑन द एविडेंसेस ऑब्टेन्ड, यानी कि इन शॉर्ट वर्ड्स, आपकी जो वर्किंग पेपर फाइल है वो क्या हुआ बेटा, ओपन हो चुकी है ना। मिसाल गौर से सुने, एक ट्विन रिक्वायरमेंट है, आपको बोलते हैं इवेल्युएट द एविडेंस एंड रेकमेंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। क्या, ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं प्लस रेकमेंड, ये ट्विन रिक्वायरमेंट आ जाती है। इसको एक साथ ही डिब्बे में बंद कर रहा हूं बेटा। ये दूसरा मुझे समझा, ये क्या है ये, जो उसमें कमी है वो जो कमी है वो प्रोसीजर बता दोगे भाई। मिसाल, वही मिसाल लो इधर प्रॉपर्टी की, आपने क्या क्या अज्यूम किया था, ये होंगे, ये तुम्हारे दिमाग में चल रहा था, सही है। हमने वर्किंग पे प्रोफाइल खोली, गौर से सुनना, उसमें सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट लगा था। क्या लगा था? कि प्रॉपर्टी क्लाइंट के नाम पर ट्रांसफर हुई है। तो आपने क्या इवेल्युएट, क्या लिखोगे, पूरा पहले तुमने प्रोसीजर लिखना है। व्हाट शुड हैव बीन द ऑडिट प्रोसीजर्स, आप मुझे ना सुनाओगे, आप बोलोगे यार अरे सनीफ आप तो सिर्फ वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लाए हो, तुम्हें जाकर चेक करना चाहिए था, एग्जिस्टेंस देखने के लिए बैंक स्टेटमेंट देखनी चाहिए थी, ये वो, इन चीजों की कमी है। और तेरे इस नन्हे मुन्ने एविडेंस के ऊपर हम लोग ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मैं नीचे यूं मुंह करके खड़ा हूं। अब आप और क्या बोलोगे, आप लगे जा दूसरे प्रोसीजर लगा के आओ। ये क्या है, ये क्या है, ये अब तुम मुझे सब्सटेंटिव सिखा रहे हो। क्या सिखा रहे हो, और अब मैं क्या करूं, तो आप मुझे लिख कर दे रहे हो इंस्पेक्ट द एसेट टू वेरीफाई द एग्जिस्टेंस, यानी कि अब ये बन गए सब्सटेंटिव, यानी कि यू आर सेंडिंग मी बैक once again to apply the procedures। आई बस समझ, वर्किंग प्रोफाइल ओपन हो चुकी है। आगे बढ़े बेटा, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको तो मैं कहता हूं ये सवाल कुछ भी नहीं है, वो ये है, पर आपको बोलते हैं बेटा ये इवेल्युएट या, बेटा ये क्या लफ्ज मैंने बोला, क्वालिटी, ये क्वालिटी है। 13 नंबर की एक रिक्वायरमेंट है, 12 13 नंबर की आपको एग्जाम किट में 2 3 जगह नजर आएगी। और रिक्वायरमेंट क्या बेटा, मतलब ये 2 लाइनों में लिखा होगा, ये जो भी क्वालिटी इवेल्युएट करो। बेटा व्हाट इज क्वालिटी, हाँ अब आप इक्यूआर तो हो, लेकिन व्हाट इज क्वालिटी। अभी ऊपर तुमने सिर्फ क्या चेक किए थे, तो सिर्फ प्रोसीजर चेक किए थे, एविडेंस चेक किए थे। इसमें क्या चेक करोगे, प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन की एंड तक हर चीज। आप बोलोगे यार हारिस ने तुमने तो रिस्क असेस नहीं किया, मटीरियलिटी गलत निकाली है, प्रोसीजर सही किया है, सैंपल गलत है, टाइम बहुत लगा लिया, प्रोसीजर कम लगा है। यानी कि इन शॉर्ट वर्ड्स में बताओ व्हाट इज क्वालिटी। इधर यहाँ पे हुई भी हर चीज, तो इसमें आइजा भी आ जाएगा, इसमें एथिक्स भी आ जाएंगे इसमें, बल्कि ये सारी चीजें यहाँ से एथिक्स एथिक्स हर चीज, अपॉइंटमेंट तो नहीं आएगी, इसके अंदर एथिक्स भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा,
तो इसको मैं बोलूंगा व्हाट इज दिस क्वालिटी। बेटा ये है आपके पास 360, यानी कि क्या है ये, ओवरऑल पर्सपेक्टिव। कोई एक पर्सपेक्टिव नहीं, ऊपर क्या था, एक ही पर्सपेक्टिव था, वो क्या था, उसी चीज को चेक करना। इधर पूरा ऑडिट, पूरा का पूरा ऑडिट चेक करना, यानी कि इधर डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग भी आएगी, अकाउंटिंग ऐसा एथिक्स, हर चीज पूरी खिचड़ी, पूरा ऑडिट। मतलब मैं तो उसको बिल्कुल है। और ये वाला सवाल भी मैं एंड में करा दूं भाई, शुरू में बनता ही नहीं है इसका। एंड का मतलब ये है कि जब ऊपर वाले टॉपिक्स हो जाते हैं, रिव्यू तक। रिपोर्ट नहीं, रिपोर्ट तो पार्टनर देगा ना, रिपोर्ट तो पार्टनर देगा। अच्छा एक और चीज, बेटा आपके पास एक सवाल आता है इसके ऊपर, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ऑडिट रिपोर्ट। बहुत ज्यादा चांसेस है आपको ऑडिट रिपोर्ट का सवाल आएगा। कुछ याद आ रहा है ऑडिट में, एफएड में ऑडिट रिपोर्ट का सवाल कैसे आता था, कैसे आता था। एक मैंने एक केस आता था ना, क्या बोलते थे, हाँ क्या नहीं, आपसे पूछते थे कि अगर ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा तो ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा, 4-5 नंबर का। सेम एज इट इज क्वेश्चन इधर भी आ सकता है, चांसेस कम है। लेकिन पहले तो ये लिखेंगे कि इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट, बेटा एक तो ये आएगा, क्या लिखा हुआ है, इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट, वही। अच्छा ऑडिट रिपोर्ट में कोई चेंज है ही नहीं, जो एफएड में पड़ी थी वही है, इधर अभी हम लोग पढ़ेंगे शुरू से, मैं आपको याद दिलाऊंगा। वही मॉडिफाई, क्वालिफाई, एडवर्स, ये वो, कैम, ईयूएम सब। बट वी हैव टू स्टडी, एक दिन लगा के पूरी ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ेंगे, रिपीट करना बहुत जरूरी है। अच्छा इसमें एक और सवाल भी आता है, और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ नहीं नहीं, ऑडिट रिपोर्ट बनाना तो आईसीडब्ल्यू में भी नहीं है, एसीसी में भी नहीं है, आईकैप में भी नहीं है, नहीं। बड़े लेवल का सवाल क्या है, ऑडिट रिपोर्ट बनी ही दी जाएगी, ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा पूरी भी नहीं होती ऑडिट रिपोर्ट, तो इतनी बड़ी है, 3-3 पेज पर आती है, एक्चुअल में हम देखें उसको, ऑडिट रिपोर्ट का एक टुकड़ा बना हुआ होगा। और आपसे क्या पूछेंगे, रियलिटी में पता क्या होता है, सुनना, ऑडिट रिपोर्ट कौन बनाता है, ये आपके सामने लिखा है, ऑडिट रिपोर्ट कौन बनाता है, नहीं, पार्टनर भाई सिर्फ क्या करता है, हाँ, मैनेजर ओके करता है। एक्चुअली में कौन बनाता है ऑडिट रिपोर्ट, सुपरवाइजर। कौन बनाता है, जैसे मैं सुपरवाइजर हूं, मैंने ऑडिट रिपोर्ट तैयार की, आप मैनेजर हो, मैंने कहा उबैद यार ये ऑडिट रिपोर्ट बनाइए, तो आपका सवाल क्या है, मेरी बनाई हुई ऑडिट रिपोर्ट को चेक करना। आप बोलोगे भाई, अगर आपको याद है थोड़ा सा, अगर क्वालिफाई ओपिनियन देते तो क्वालिफाइड की हेडिंग आती है, क्या आती है, मैंने नहीं डाली, तो आप बोलोगे भाई क्वालिफाई ओपिनियन है, क्वालिफाई की हेडिंग तो डाल, है ना समझ में। तो यू आर बेसिकली, आर यू प्रिपेयरिंग द ऑडिट रिपोर्ट, नो, व्हाट आर यू डूइंग, इवैल्यूएटिंग। अगेन स्किल्स कौन सी यूज हुई है, इवैल्यूएशन। पता क्या होगा, सुनना, फिर रियलिटी में इमेजिन, मैंने ऑडिट रिपोर्ट बनाई, मैं सुपरवाइजर हूँ, मैनेजर भाई को दी, इसने चेक की, गलतियां निकाली, सही की, और फिर मैंने सही करके दी, इससे बोला हाँ सही है। अब ये किसको दे देगा, पार्टनर एक नजर देख लेगा, साइन करके जाने, ठीक है। तो इन रियल हु फाइनलाइज और हु इवेल्युएट द ऑडिट रिपोर्ट, मैनेजर। तो ये उसका ये काम है, दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो भाईजान यहां पर आपके पास सवाल क्या है, सवाल ये है, ये करना है क्या, बेटा या तो इवेल्युएट लिखा होगा या क्या लिखा होगा, मैं बार बार लिख रहा हूं क्योंकि मोस्टली इवेल्युएट नहीं लिखा होता, क्या लिखा होता है, कमेंट है, कमेंट। कमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, इवेल्युएट। वो नाइस डीपी वाला कमेंट नहीं है, सही, इवेल्युएट द ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है जी। सो यू हैव टू कमेंट, कमेंट मींस इवेल्युएशन, ठीक है। तो आपके पास ये एक चीजें इसमें नजर आ रही होंगी। अच्छा अब आपके पास इसमें कुछ स्पेसिफिक एरियाज भी आते हैं। अच्छा ये बड़ा जबरदस्त किस्म का पूछा गया है,
ये गुज़िश्ता 2-3 अटेम्प्ट पहले, हाँ 1-2 टाइम पहले। स्पेसिफिक मैथड्स, लाइक ये क्या है भाई? गोइंग कंसर्न। अच्छा, गोइंग कंसर्न कहने को तो टॉपिक कितना आसान है, आप लोगों के लिए तो इट्स 1 घंटे का भी नहीं है, उससे भी कम का है, क्योंकि ऑलरेडी और जो एफर्ट का तो वही चेंज थोड़ी है उसमें, हमारी किताब में वही चीज है। फर्क कहाँ है? सवाल में है, सवाल की नोयत। गोइंग कंसर्न भी हो चुकी है, मैं जूनियर गोइंग कंसर्न भी देख के आऊंगा। अब आप रिव्यू किसको कर रहे हो? गोइंग कंसर्न के प्रोसीजर्स को। अगेन यू आर रिव्यूइंग। गोइंग कंसर्न हो गया, सब्सिक्वेंट इवेंट हो गया। नहीं 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 नहीं, वो अलग टॉपिक ही अलग है, उसके अंदर ये चीज नहीं आएगी। हाँ, अगर ये ऑडिट रिपोर्ट पे आप कह रहे हो, जो ऑडिट रिपोर्ट पे गोइंग कंसर्न का इम्पैक्ट आता है, नहीं तो फिर वो सवाल गोइंग कंसर्न का बन जाएगा। ऑडिट रिपोर्ट में बाकी दूसरी चीजें आती है, वो उसमें ये चीज नहीं है। हाँ। अच्छा, और खवातीन हजरात इधर, बाकी मुझे नहीं पता और क्या है। ये क्या लिखा है मैंने? व्हाट इज अदर एरियाज? लाइक यार ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या आ गया? करंट इशू। अदर असाइनमेंट, 1 मिनट, ये मैंने एक ही लफ्ज में लिखा अदर असाइनमेंट, जबकि कितने अदर असाइनमेंट है? 4 है। ड्यू डिलिजेंस है, पीएफआई है, सोशल एंड एनवायरमेंटल ऑडिट है, फोरेंसिक ऑडिट है। सही है, तो कुछ भी आ सकता है, मतलब नहीं, नहीं कह सकते 7-8 नंबर का आ सकता है। भाई इसमें से मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिक्वायरमेंट, अगर आप गौर से इस चीजों को एनालाइज करो ना, तो मैंने आपको अराउंड अराउंड 40-50 नंबर बता दिए हैं। कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 1 से। कौन कौन सा? रिस्क, दूसरा प्रोसीजर, तीसरा एथिक्स। इनमें से भी कुछ ना कुछ तो आएगा ही। और प्रोफेशनल मार्क्स मिलाओ, 50-60 नंबर तो आपके पास इधर ही बन जाए भाई। बस वन दैट्स ऑल। इसको जल्दी जल्दी कॉपी करें। नहीं नहीं, ब्रेक नहीं, ब्रेक नहीं, ब्रेक ट्रिपल ए में ब्रेक नहीं होती, बहुत कम होती है सच्ची। पहली क्लास हम जल्दी ऑफ करेंगे, पहली क्लास हम ऑफ जल्दी करेंगे। और ट्रिपल ए में ब्रेक मिलती है तो बोलते हैं शुक्र आज ब्रेक है, क्योंकि अगर आप सवाल पढ़ोगे आधी क्लास गुजर जाएगी। मैं बड़े बड़े तो सवाल होते, बड़े हो गए, जरूरत नहीं। हाँ, तो अभी हम छमछम ही खेल रहे हैं भाई, हमने पढ़ना शुरू कर किया। कहाँ? बाहर खुली हवा में जाना है, सबर। नहीं सबर, वैसे भी अभी थोड़ी देर में भी हम ऑफ करते हैं सबर। यही 2 चीजें बस मैं आपको बता दूं। एक्सक्यूज मी। देन अभी हम ऑफ कर रहे हैं। परसों से जो है ना, वो एक्चुअली में टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वेट, या खुशी हुई सर? अच्छा, ये चीज हो गया आपके पास। लिसन, एक्सक्यूज मी, इज इट डन अब? बेटा एक टॉपिक है आपके पास, बल्कि टॉपिक नहीं, मैं आपको यहां से जरा बताऊं। ये हम लोग जरा थोड़ा सा पढ़ाई पैटर्न मैं आपको जरा समझा दूं कि हमने क्या काम करना है। आपको मैं थोड़ा सा 2-4 दिन हम टॉपिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सवाल नहीं कर सकते। वाई? क्योंकि अगर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 उठाया तो उसमें क्या क्या है? रिस्क भी है, एथिक्स भी है, प्रोसीजर्स भी हैं। तो व्हाट वी आर सपोज टू डू, हमने स्टार्ट करना है किससे भाई? प्लानिंग फेज। क्या स्टार्ट करेंगे? और प्लानिंग फेज में 2 आपके पास टॉपिक्स हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में है ही है। नंबर 1 इज रिस्क असेसमेंट। कौन सा? एंड नंबर 2 मटीरियलिटी। क्या चीज है? मटीरियलिटी। नंबर 1 इज रिस्क असेसमेंट, नंबर 2 क्या आपके पास? मटीरियलिटी। रिस्क और मटीरियलिटी। अब आप लोग सर मटीरियलिटी कहां से बीच में आ गया? वो क्वेश्चन नंबर 1 में हमेशा से आपको लिखना पड़ता है। एनीवेज, तो हमने स्टार्ट करना है प्लानिंग फेज से। प्लानिंग की मैं आपको चीजें बताऊंगा, टॉपिकल वाइज चीज कंप्लीट होनी है। उसके बाद आपको मैं क्या बताऊंगा? प्रोसीजर्स। यानी कि फॉर एग्जांपल आज प्रोसीजर, तुम्हारा टोटल फोकस किसके ऊपर है? प्रोसीजर। फिर कल हम सवाल करेंगे उसका। अब हम सवाल में क्या अटेम्प्ट कर सकते हैं? प्रोसीजर्स और ये क्या था आपके पास?
प्लानिंग फेज, ठीक है। फिर एथिक्स वगैरह वो साथ साथ उसमें चलता रहेगा। तो बेसिकली हम लोगों ने जो चीजें स्टार्टअप करनी है, एक्सक्यूज मी, वो स्टार्ट कहाँ से करनी है? प्लानिंग फेज से। कहाँ से स्टार्ट करनी है? प्लानिंग फेज। अब एक काम करें, अगले सफे पर आए, चलो ऑन द नेक्स्ट पेज। एक हेडिंग लिखिएगा ख्वातीन और हज़रात, प्लानिंग फेज। भाई आप है कौन? हु आर यू? नहीं नहीं, ऑडिट मैनेजर, ठीक है। आप है ख्वातीन और हज़रात, यू पीपल आर द ऑडिट मैनेजर। और ऑडिट मैनेजर जो है ना, इस वक्त ऑडिट मैनेजर भाई कौन सी फेज में? एक मिनट, कौन सी नेचर का क्वेश्चन हम कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 1। प्लानिंग फेज में आपके बहुत सारे काम है। प्लानिंग फेज में आपके पास क्या है? मैनी टास्क, जिसमें वन ऑफ द टास्क जो आपके पास है, और वो क्या है बेटा बताइएगा? रिस्क असेसमेंट। एग्जाम के लिहाज से बताओ तो बेटा कितने नंबर है? यानी कि पास होने के लिए 50 नंबर, और उसका आधा क्या है? सिर्फ सबसे पहला पॉइंट क्या स्ट्रांग होने चाहिए? रिस्क असेसमेंट। आप लोगों ने, एक मैं आपको मशवरा देता हूँ, ये नहीं कि एसबीआर खोल के उसके अंदर डूब जाओ दोबारा, अभी भी तो पेपर देकर आए हो। एक काम ये करें, जस्ट एक्सक्यूज मी, ओवरऑल क्या करते रहना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आज आप गए घर पे, या कल आपने देख लिया IFRS, अच्छा भाई शेयर बेस्ड पेमेंट्स, कैश सेटल्ड होती है, कुछ इक्विटी सेटल्ड होती है, हाँ है ना, इधर हल्का फुल्का ओवरव्यू। तो ऐसे ही कल आपने खाते पीते आपने IS-20 देख लिया। भाई एक कंडीशनल ग्रांट होती है, और एक क्या होती है आपके पास? अनकंडीशनल। अनकंडीशनल क्या होती है? इनकम होती है। कंडीशनल क्या होती है? वो आपकी लाइबिलिटी होती है। यस और नो? चलते फिरते फिर आपने बोरिंग कॉस्ट देख ली, हल्का फुल्का हस्बे जायका क्या क्या पढ़ते रहना है भाई? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। हम साथ साथ डिस्कस कर रहे होंगे, वो भी है। तो क्या है, तो खत्म। हाँ, नहीं IFRS 9 भी है, नहीं वो इतना ज्यादा डिटेल में नहीं है। वो भाई एक्सक्यूज मी, मैंने आपसे क्या बोला? SBR पूरा है। अब इसमें एक ट्रांजेक्शन, एक्सक्यूज मी, वो एक सवाल था, उसके अंदर IFRS 5 था। क्या था? नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। इंपेयरमेंट के ऊपर सवाल था। अब वो इंपेयरमेंट के ऊपर सवाल नहीं, इंपेयरमेंट था, नीचे CGU भी थी, सारी चीजें थी। एक सवाल तो उसमें IS-19 के बारे में था, इसके बारे में, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। IFRS 9 भी आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा यार, वो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। छोड़ो छोड़ो, जाने दो, हो जाएगा। टेंशन क्यों लेते? हो गया। चले आगे, एक्सक्यूज मी, ये लिख लिया आप लोगों ने? अच्छा इधर है, एक्सक्यूज मी बेटा, इधर जरा लिखिएगा अपने पास यहाँ पे, रिस्क। एक्सक्यूज मी, ये थोड़ा सा शुरू करते हैं, थोड़ी देर बाद ऑफ करेंगे। क्या लिखा आपने? रिस्क। हो गई ना चीटिंग, खैर। इधर देख, व्हाट इज रिस्क? रिस्क का मतलब क्या है? अच्छा, वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक, हाँ। व्हाट इज रिस्क? रिस्क क्या है? अभी कॉपी मत करना, एक मिनट जरा रुकिएगा। व्हाट इज रिस्क? रिस्क किसको कहते हैं? सर रिस्क का सिंपल मतलब ये होता है, व्हाट कैन, क्या गलत हो सकता है, व्हाट कैन गो रॉन्ग। एंड वी हैव गॉट, वी हैव गॉट दो तरह के रिस्क। वी हैव गॉट टू टाइप्स ऑफ रिस्क जो हमारे सिलेबस में है। एक क्या है बेटा आपके पास, और एक है आपके पास ऑडिट रिस्क। और ऑडिट रिस्क मजीद दो हिस्सों में टूटता है। बचपन में आपने पढ़ा था F8 में, एक होता है ये क्या है बेटा? ROMM मीन्स, दूसरा DR। और ROMM के अंदर दो चीजें आती हैं, इनहेरेंट एंड क्या? ये तीन टर्म्स याद है? ये इस स्केच में फॉल करती हैं। एज इट इज कॉपी करें प्लीज, एज इट इज कॉपी। ये असर्शंस, कुछ नाम वाम याद है AC से कवर P, असर्शंस। पहले इसको जरा जल्दी से कॉपी करें।
जी। कंट्रोल रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, और तीसरा क्या है ये? अच्छा बेटा, व्हाट इज ROMM? ROMM क्या है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। DR मींस डिटेक्शन रिस्क, डेबिट ना लिख देना भाइयों। चलो कोई नहीं, खैर हो गई। अपना ही तो ऑडिट है, जो मर्जी लिख देते हैं। क्या हो गया? सिर्फ नाम लिखा है। इससे पहले 5 मिनट ब्रेक दे दो। नहीं नहीं, ब्रेक शेक में वैसे वह में कुछ नहीं है, जल्दी ऑफ करेंगे समझ। अच्छा लिसन, एक्सक्यूज मी, इधर। एक्सक्यूज मी, व्हाट यू मीन बाय द टर्म रिस्क? रिस्क किसे कहेंगे? व्हाट कैन गो रॉन्ग? सिंपल, दैट्स अ रिस्क। पहला क्या लिखा है जरा बताइएगा, और दूसरा क्या है? अच्छा, आपने भी जब मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस बताए थे, उसमें आपको क्या क्या नजर आ रहा था? कहीं कहीं क्या नजर आ रहा था? बिजनेस, और कहीं कहीं ऑडिट। ऑडिट रिस्क, कहीं कहीं सिर्फ और सिर्फ ये लिखा हुआ आ रहा था। अच्छा, अगर सवाल में आपको बोले कि रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट बताओ, तो आपने डिटेक्शन रिस्क की बात सिर्फ किसकी करनी है? IR और CR की करनी है। आई बात समझ में? अच्छा, बिजनेस इज तो, अगर अगर सवाल में बोलते ऑडिट रिस्क, तो किसकी बात करनी है? इन सब की। बिजनेस तो बिजनेस। अब एक काम करें, अगले सफे पर है, जरा क्विकली जल्दी से एक हेडिंग लिखिएगा, दिस। BR, एक्सक्यूज मी, बिजनेस। इधर, जब भी आपको बिजनेस का सवाल है ना, प्लीज ऑडिटर बन के नहीं सोचना। क्या बोला मैंने? क्या बन के सोचोगे? जी, आपने, नहीं नहीं, इस सवाल को आंसर करते हुए आपने क्या बन के नहीं सोचना? ऑडिटर बन के नहीं सोचना। फिर क्या बन के सोचना? आपने बिजनेसमैन बन के सोचना। क्या बन के सोचना है? बिजनेसमैन। और स्किल्स कौन सी यूज होंगी? कमर्शियल एक्यूमेंट की। तो बिजनेस रिस्क का मतलब ये होता है, इधर देखिएगा, इसका मतलब होता है व्हाट कैन गो रॉन्ग इन द बिजनेस। क्या लिखा है मैंने? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्लीज बात नहीं करना, बिल्कुल भी बात नहीं होगी इसमें, जब ये ऐसा सवाल आ जाए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास कौन सी स्किल्स यूज होंगी जरा बताइएगा। मैं साइड पे लिख देता हूँ, क्या है? कमर्शियल एक्यूमेंट। ठीक है। व्हाट कैन गो रॉन्ग इन द बिजनेस। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा पॉइंट लिख रहा हूँ, थिंक लाइक व्हाट? BOD, थिंक लाइक ऑनर, यानी कि बिजनेसमैन। ठीक है, आपने इस तरह इसको सोचना है। अब थोड़ी सी एग्जांपल्स ले रहा हूँ, लिखना नहीं, कुछ चीजें लिखूंगा उसके बाद बाद में। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमारे पास बहुत ज्यादा इन्वेंट्री पड़ी है, जल्दी जल्दी मुझे आंसर करना। क्या बोला मैंने? व्हाट इज द रिस्क? IS2 नहीं लेकर आना। जहां आप IS2 लेकर आए, वो क्या बन जाएगा? IS2 नहीं लाना प्लीज। जी, खवातीन हजरात, इन्वेंट्री बहुत ज्यादा पड़ी हुई है, जरूरत से ज्यादा है। होल्डिंग होगी, होल्डिंग कॉस्ट होगी, खराब होगी, ये तमाम चीजें है ना। है, इन्वेंट्री पड़ी हुई है हमारी, माल बिक नहीं रहा, तो आपका कैश ऑपरेटिंग साइकिल पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। कैश ऑपरेटिंग साइकिल रहना चाहिए।
ये क्या है? बिजनेस सिस्टम। एक हमारी एक मशीन है, प्रोडक्शन मशीन। एग्जाम्पल्स याद रखना इनको, वी हैव टू राइट। अब बाद में इसको लिख लेंगे। एक मशीन खराब हो गई है, प्रोडक्शन मशीन खराब हो गई है, या प्रोडक्शन मशीन इज नॉट फंक्शनिंग वेल एज इट शुड बी, जिस तरह चलनी चाहिए वैसे नहीं चल रही। क्या रिस्क? प्रोडक्शन डिस्टर्ब होगी। 15 तारीख का ऑर्डर 25 तारीख को जा रहा होगा, मशीन खराब हो गई है तो प्रोडक्ट मटेरियल वेस्ट होगा, प्रोडक्ट खराब हो जाएगी, कस्टमर नाराज होगा। बस प्लीज इसको आप लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेट। अच्छा, वैसे कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है इसमें मशीन खराब हो गई है? IS 36, इम्पेयरमेंट, क्योंकि मशीन खराब हो गई है ना। अच्छा, अब बिजनेस में होता क्या है सुने। इन दैट बिजनेस रिस्क, एक्सक्यूज मी, इधर इधर बड़े इधर, BR में 3 चीजें आपको नजर आएंगी, 1 2 और 3। नंबर 1 है इसमें फाइनेंशियल, नंबर फाइनेंशियल रिस्क, ये लिखा हुआ है। और तीसरा है, BR में 3 चीजें आती हैं। नंबर 1 क्या है? साथ साथ लिखे, एक्सक्यूज मी, साथ साथ प्लीज। जी, BR में कितनी चीज नजर आ रही है? 3। कौन कौन सी? फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क और नॉन कॉम्प्लायंस। जरा 2 4 मिसालें इसकी ले लें। एक्सक्यूज मी, नंबर 1, बेटा नंबर 1 है आपके पास क्या? जरा सा हम, एक्सक्यूज मी, नॉर्मल से एग्जांपल ले रहे हैं। हो सकता है जो केस हम पढ़े उसको से एक एग्जांपल भी नहीं है, ठीक है, कुछ और ही एग्जांपल आएगी। तो आपको उस केस को देखते हुए बिजनेस इसको एनालाइज करना है। जब मैं आपको छोटी मिसाल दूं, एक क्वेश्चन है पास पेपर का, उसमें था कि हमारी जो कंपनी है ना वो डाइवर्सिफाई कर रही है दूसरी कंट्री में, ये भी रिस्क था। ऑडिट रिस्क नहीं, बिजनेस रिस्क क्या है इसमें? वी आर डाइवर्सिफाइंग आवर बिजनेस इनटू द नेक्स्ट कंट्री, किसी और कंट्री में डाइवर्सिफाई कर रहे हो अपने कारोबार को, एक्सपेंड कर रहे हो। रिस्क क्या है? इन सब को छोड़ो, जनरल बात करो। वो एक आपको सवाल का ही केस सुना रहा हूँ। एक रिमोट कंट्री में अपने कारोबार को एक्सपेंड कर रहे हैं, रिमोट कंट्री में कारोबार को एक्सपेंड कर रहे हैं, रिस्क क्या है? सर वहां की डायनामिक्स डिफरेंट होगी, है ना। इधर तो पेस्टल याद है, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोशल, इधर कुछ और है वहां कुछ और। रिमोट कंट्री है, डेवलपिंग है, लैंग्वेज बैरियर है बिजनेस एक्सपेंशन का एक और रिस्क। जब आप एक्सपेंशन करने जाते हो ना, तो कंपनी का ध्यान कहां पर रहेगा? एक्सपेंशन पे, जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस में बी निग्लेक्टेड। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी होंगी, ठीक है। अब हाउ टू ड्राफ्ट द आंसर, वो बात की बात है। बेटा फाइनेंशियल रिस्क क्या है आपके पास? किसका मसला है बताना। कैश प्रॉब्लम है सर आपके पास, जो है ना वो लाइबिलिटीज ज्यादा है। एसेट्स क्या नजर आ गए? कम नजर आ गए। अच्छा, फाइनेंशियल रिस्क और कैसे आ सकता है? एक्सक्यूज मी, आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। और फाइनेंशियल रिस्क कैसे आ सकता है? पैसों का मसला, एक्सचेंज रेट्स, या यूं लिखो, अम, अच्छा टर्म्स जरा सही यूज करना, ये मत लिखना डॉलर में भी एक्सपेंसिव, उसको पता चल जाएगा पाकिस्तान से है में। आप बोलोगे एडवर्स मूवमेंट इन करेंसी एक्सचेंज, है बस हमें यूज द प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो हाँ, हाँ वो भी आ जाएगा, ऑपरेशन में बस जाएगा वो, काम नहीं कर सकते उसमें। जी दिखाइए आपने। फाइनेंशियल रिस्क इन शॉर्ट वर्ड्स, आपको मसला हो रहा है किसका? बेटा किसका मसला हो रहा है? पैसों। और पैसों का मसला किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है ना। ये आप ये, या तो आप ये भी लिख लो, क्या लिखा है? पुअर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वही कैश ऑपरेटिंग साइकिल आपकी डिस्टर्ब हो गई, इन्वेंट्रियां बहुत बड़ी हैं, रिसीवेबल बहुत ज्यादा है, कैश। जी, कोवेलेंस का ब्रीच भी आ जाएगा। कोवेलेंस का ब्रीच क्यों आ जाएगा?
कोवेनेंट ब्रीच करेंगे तो वो बोलेगा सारा पैसा वापस दे दो, वो भी इसमें चला जाएगा। लोन की रीपेमेंट का मसला, लोन आपको रीपे करना है, यानी कि ब्रीच ऑफ किसमें, कोवेनेंट। पैसे का मसला किसी भी सूरत में आ सकता है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में ये तीनों हेडिंग्स आपने लिखनी नहीं है, फाइनेंशियल ऑपरेशनल, ये सिर्फ समझाने के लिए कि तीन एंगल से सोचना है। पेपर में कैसे लिखेंगे सब बाद में जब आएगा। फाइनेंशियल रिस्क, भाई बिजनेस में पहले रिस्क क्या है बताइएगा, फाइनेंशियल। दूसरा क्या है, ऑपरेशनल। नंबर टू है आपके पास ऑपरेशनल रिस्क। खवातीनो हजरत, व्हाट इज ऑपरेशनल रिस्क? ऑपरेशनल रिस्क किससे बोलेंगे? सिंपल मतलब ये है कि सर आप अपना कारोबार ऑपरेट नहीं कर पा रहे। क्या नहीं कर पा रहे? क्यों नहीं कर पा रहे ऑपरेट? मशीन खराब हो गई है, हाँ हमारा ऑनलाइन काम है, इंटरनेट के मसले चल रहे हैं, सर लेबर स्ट्राइक पर चले गई है। इन शॉर्ट वर्ड्स वेरी मच सिंपल, हर काम को करने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत है, फिर चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो। पैसा मत बोलना, क्योंकि पैसा फाइनेंशियल ऊपर था। मशीन हो, जगह हो, कुछ भी चीज है, तो ये सारी चीजें क्या आपकी ऑपरेशनल रिसोर्सेज, सिंपल है। तो भाई यहाँ पर आपके पास क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे लिखिएगा, आपके पास जो रिसोर्सेज है ना, बेटा रिसोर्सेज के नाम बताओ जरा जल्दी से। हमारा ट्रांसपोर्ट का काम है, 6 बसेस है, 4 खराब पड़ी हैं, आपका काम नहीं चल सकता। व्हीकल्स आपकी एक रिसोर्स है। सर आपके पास क्या है, ह्यूमन रिसोर्स। आपके पास क्या है बेटा, मशीन है। आपके पास क्या है, इंटरनेट है। यार इन तमाम रिसोर्सेज जो है ना, वो उसकी आप क्या फेस कर रहे हो, शॉर्टेज, या फिर इसमें आप क्या फेस कर रहे हो, प्रॉब्लम्स। सर लॉजिस्टिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, मेरी रिसोर्सेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल रिसोर्सेज अवेलेबल है। दूसरा मैंने क्या लिखा है, व्हाट इज लॉजिस्टिकल इश्यूज, हमारा सामान कहीं एक्सपोर्ट हो रहा है, वहां बर्फबारी हो रही है, रुके हुए पड़े हुए, लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम, नेचुरल चीज है। आपका काम तो रुक गया ना। सर आपके पास किसी भी किस्म की पेंडेमिक डिजीज हो सकती है, लाइक कोरोना में इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुक गई जी, है ना, तो ये सब क्या है आपके पास, ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। भाई सिंपल है कि आपका कारोबार नहीं हो सकता। इधर मैं लिख रहा हूँ ईटीसी, हाँ जी बोलिए। हाँ वो भी ऑपरेशन लगा लो, अभी हमने फैक्ट्री चलाना शुरू नहीं किया, आपने आग पहले लगा दी इसमें। हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। अच्छा एक और चीज, अच्छा इसमें रिस्क पता है क्या है, आग लग गई आपने इंश्योरेंस नहीं कराई हुई थी, दैट्स अ प्रॉब्लम। और तीसरा ये है आपके पास, एक्सक्यूज मी, ये क्या है आपके पास, नॉन कंप्लायंस रिस्क। बेटा व्हाट इज नॉन कंप्लायंस रिस्क? रिस्क क्या है कि हमारी जो कंपनी है इज नॉट कंप्लाइंग विद लॉज एंड क्या, मुझे एक बात बताओ, अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे, रिस्क है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा जरा बताना। पेनल्टी होगी, आपको रेपुटेशन का मसला होगा, है, आपका लाइसेंस क्या हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है, वगैरह वगैरह। और इसकी वजह से फाइनेंशियल रिस्क भी आ जाएगा, ऐसे नहीं है ना, पेनल्टी, गोइंग कंसर्न का रिस्क भी आपके पास आ सकता है। क्या चीज, गेम नोट हो गया। अरे हाँ, वो पाउंड का रेट लिखता था ना पहले हम। अब कितने का है? हाँ मैं पाउंड के रेट के साथ फीस भी लिखूंगा। कितनी है? चल छोड़ो ना अभी यार, अभी पहली क्लास में। अच्छा एक्सक्यूज मी, जरा प्लीज को जल्दी से लिखिएगा। जी डन। अच्छा एक्सक्यूज मी, हेलो, बात सुने,
आई एम राइटिंग द लास्ट थिंग, उसके बाद हम ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद जो है ना वो आपको चीज, जरा एक हेडिंग लिखिएगा अपने पास, ये लिखा हुआ है बेटा, पेपर में आपको एक केस स्टडी आएगी और उसकी क्या होगी आपके पास, रिक्वायरमेंट्स, और रिक्वायरमेंट क्या होगी, इवैल्यूएट द बिजनेस रिस्क। रिक्वायरमेंट क्या होगी, मैं आपको अभी इस वक्त सिर्फ आंसर ड्राफ्टिंग स्टाइल बता रहा हूं कि अपने आंसर को लिखना कैसे है, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम इसको लिखने के ऊपर आएंगे। जैसे देयर इज अ केस स्टडी और उसकी रिक्वायरमेंट आपको बोला जाएगा, जी बेटा क्या लिखना है, इवेल्युएट द, पहले मुझे बताओ स्किल्स कौन सी यूज हो रही है इसमें, दो स्किल्स, एक तो कमर्शियल एक्यूमेन, क्यों, बिजनेस रिस्क है, कारोबारी बन के सोचना, और दूसरा इवैल्यूएशन, मतलब एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, तो भाई आपने सबसे पहला पॉइंट जो है ना, एक काम कर लो उधर साइड पे, पहले ये लिख लो भाई, ताकि तुम्हें ये जहन में रहे, इवैल्यूएशन, और दूसरा क्या क्या लिखना है, कमर्शियल एक्यूमेन। अब जी बेटा, आंसर ड्राफ्टिंग द वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग, वही बच्चों वाले तरीके से आपको बता रहे हो यार, आप अपने आंसर्स में ये चीजें रखना तो वो फुल फ्लैश आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मेटिंग इधर, आंसर की फॉर्मेटिंग अभी, आंसर्स बाद में। बेटा एक छोटी सी मिसाल लेते हैं, छोटी सी मिसाल, ये जो भी क्या मशीन खराब हुई थी, प्रोडक्शन मशीन, बिजनेस, शॉर्टकट, मुझे आंसर बताना, शॉर्टकट सबसे पहले क्या लिखोगे, हेडिंग तो आएगी, मतलब आंसर में क्या लिखना है सबसे पहले, मैटर क्या है, मशीन खराब हो गई, क्वेश्चन से उठाकर लिखना है जैसा लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद आपने लिखना है रिस्क, क्या लिखना है, लेकिन भाई रिस्क आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से नहीं लिखना, बिजनेस के हवाले से आपने लिखना है। ठीक है जी बेटा, मैटर के बाद क्या लिखना है, रिस्क का मतलब होता है व्हाट कैन, से क्या गलत हो सकता है, बताना जरा मुझे, ये मशीन खराब हुई, ये क्या है, मैटर है, रिस्क क्या है, रिस्क ये है सर आपकी प्रोडक्शन मशीन खराब हो गई है, मटेरियल वेस्ट हो सकता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो सकती है, प्रोडक्शन डिले हो सकती है, ये क्या है, ये रिस्क है, ये इम्पैक्ट नहीं है। अब इस रिस्क का क्या लिखना है, नहीं नहीं, रिस्पॉन्स नहीं लिखना, क्या लिखना है आपने, इम्पैक्ट। और बेटा इम्पैक्ट किसके ऊपर लिखोगे, बताएंगे जरा क्या इम्पैक्ट होगा, कस्टमर नाराज होगा, रेपुटेशन खराब होगी, एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ साथ आने वाले कस्टमर भी खराब हो सकते हैं, ये क्या है, इम्पैक्ट। यस, अब मेरी बात सुने, मेरा आपको सही मशवरा, इन ऑर्डर टू frame up your answer in a very professional way, try to write more than one risk and try to write more than one, लंबी ज्यादा नहीं करना भाई, मशीन खराब है क्या नुकसान होगा, आपने बोला प्रोडक्शन या तो डिले हो जाएगी, और प्रोडक्शन डिले के साथ साथ प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब भी हो सकती है, मटेरियल भी वेस्ट हो सकता है ना, दो अल्फाज लिखने में क्या जाएगा। और इम्पैक्ट एक मत लिखे, इम्पैक्ट, अगर आपने इम्पैक्ट नहीं लिखा ना तो आपका आंसर आधा है, इससे आपको पूरा आंसर आपको एक्सप्लेन करना है, एंड दैट्स अ कमर्शियल एक्यूमेन और इवैल्यूएशन। और एक बात जरा ध्यान से सुनना बेटा, इम्पैक्ट किस पे लिखोगे, बिजनेस में, मतलब क्या, मतलब इम्पैक्ट क्या, एक मिनट, क्या इम्पैक्ट आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे लिखना है, नहीं मैंने लिखकर कट कर दिया है, इम्पैक्ट कहाँ का लिखोगे, और मतलब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें, यू हैव टू राइट द इम्पैक्ट प्रेजेंट में एंड फ्यूचर में भी। कमर्शियल एक्यूमेन की सेंस क्या होती है, जो आज नहीं देखता, आज के साथ साथ
फ्यूचर की फोरकास्टिंग भी करता है यार? नहीं, फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपने इम्पैक्ट लिखना है बेटा। इम्पैक्ट आपने कहाँ लिखना है बताइएगा? प्रेजेंट में भी लिखना है और किस में लिखना है? प्रेजेंट में लिखो ना लिखो, लास्ट में लिखना है, क्योंकि यार इससे नुकसान हुआ नहीं है, क्या हो सकता है फ्यूचर में, तो आपने उसके ऊपर इम्पैक्ट लिखना है। आई बस में। अच्छा, मसला पता है क्या आता है? अच्छा, इसके जो है ना बेटा, आपको मिलेंगे 2 नंबर। कितने नंबर? कितना आसान है, हकीकत बता रहा हूँ, आसान। यानी कि अगर 8 नंबर का सवाल है तो यू हैव टू राइट 4 पॉइंट्स, यू हैव टू राइट 4 पॉइंट्स, ये अटेंडेंस। अच्छा, यू हैव टू राइट 4 पॉइंट्स। 10 नंबर का है तो यू हैव टू राइट 5 पॉइंट्स। एग्जामिनर का आंसर खोलोगे तो उसने कितने लिखे होंगे? उससे ज्यादा ही लिखे हुए होंगे, लेकिन आपको कितने लिखने हैं? बी एग्जाम फोकस्ड, ठीक है? मार्किंग स्कीम के साथ साथ इंशाल्लाह इसको लेकर चलना है। तो भाई देखें, आपने मैटर लिखना है, मैटर के बाद रिस्क, और उसके बाद क्या लिखना है? इम्पैक्ट लिखना है। 1 मिनट, वो इन्वेंट्री पड़ी थी बहुत ज्यादा। मैटर क्या है, जल्दी बोलो? मैटर की इन्वेंट्री पड़ी है। रिस्क क्या है? खराब हो जाएगी और आउट ऑफ फैशन हो जाएगी, चोरी हो जाएगी, ये क्या है? ये रिस्क है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अगर खराब हो गई तो फाइनेंशियल लॉस है ना, होल्डिंग कॉस्ट है तो फाइनेंशियल लॉस है ना आपके पास, है दैट इज एन इम्पैक्ट। तो इसको अच्छे वे में आपने फ्रेम अप करना है आंसर को, ठीक है बेटा? आप लोग के पास वो आ रही है अटेंडेंस शीट, प्लीज अपने उसको फिलअप कर दें। अच्छा, एक्सक्यूज मी, इज इट डन? ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन बच्चे, एक्सक्यूज मी बेटा, नेक्स्ट क्लास जो फ्राइडे को है, टाइम आपके पास यही है 6:30, ठीक है? हाँ, क्लास शेड्यूल वही मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। मैं इंशाल्लाह ताला आपको फ्राइडे को बता दूंगा कि चौथी क्लास अभी से लगा लेना, ताकि वीकेंड क्यों नहीं? क्योंकि नहीं, नहीं नहीं, उसका वो शेड्यूल नहीं बनता ना मेरा यहाँ पर, कर ले रहे हैं, वो मसला नहीं, खैर हो गई। खैर हो गई, फ्राइडे, फ्राइडे को इंशाल्लाह आपको बता दूंगा चौथी क्लास के बारे में। नहीं नहीं, वीकेंड पे होगा नहीं ना, मैं सैटरडे यहाँ पे होता नहीं हूँ, नॉर्थ में होता हूँ। हाँ, शाम। नहीं नहीं। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया, सो यू गाइस कैन लीव। अच्छा, ये तस्कीन, वही नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को है 6:30। फिर आपको इंशाल्लाह फाइनल शेड्यूल बताएं तो। सुगंध, आपको क्या देखना है? नॉन कम्प्लायंस वाला? अच्छा, ठीक है, हो गया, सो यू गाइस कैन लीव। ऑनलाइन बच्चे जाए यहाँ पर, प्लीज आप लोग पहले वो अटेंडेंस फिलअप कर दो, उसके बाद नहीं, वो का शीट का है, वो हो जाएगा। मुझे नहीं पता, कि मैं आपको जनवरी तक नहीं बताऊंगा। नहीं, थोड़ा सा हो सकता है जल्दी हो जाए। अच्छा, इरा मैडम, मैं आपको बताऊं, देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वोंट रिकमेंड दीज टू टुगेदर, ठीक है? आपका ये पहला पेपर है प्रोफेशनल का, या मतलब प्रोफेशनल का कोई फर्स्ट अटेम्प्ट है ये? कोई एज एएफएम या कोई और पेपर दिया है? देन आई विल रिकमेंड, एक्सक्यूज मी, मैं ये रिकमेंड करता हूँ प्रोफेशनल का कोई एक पेपर पहले अटेम्प्ट में दो, बेशक नेक्स्ट अटेम्प्ट में दो देना, क्योंकि इसमें प्रोफेशनल मार्क्स और ये तमाम चीजें। आई वोंट गिव यू द
इन अप्रोप्रिएट सजेशन, कुछ सही सजेशन अप्रोप्रिएट बता रहा हूँ। बाकी मुझे मैसेज करो, मैं आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है? चलो, ओके। ओके, अल्लाह हाफिज।